नमस्कार हमारे ऑडियंस का। आज हमारे साथ हैं सिद्धांत अग्निहोत्री, भारत के जाने माने यूपीएससी एजुकेटर। इन्होंने सैकड़ों बच्चों को अपना सपना साकार करने में मदद की है और लाखों बच्चे इनके साथ जुड़े हैं और इनके परिश्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू प्रतेश। आई एम वेरी वेल। तुम कैसे हो? हाँ, चल रहा है सर। बाकी सर, मेरे को पता चला आप यूपी से हैं, तो मेरा पहला सवाल, पहला डिस्कशन का पॉइंट तो यही है, यूपी में काबा। यूपी में इस समय योगी बा योगी बा। लेकिन 2027 तक योगी रहेंगे पता नहीं। लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ है और यूपी में सब बढ़िया। सितंबर है, बारिश हो रही है लखनऊ में अनएक्सपेक्टेड। पता नहीं यार, लखनऊ में क्या होता है कि जब बारिश होने वाली होती है तब तो होते नहीं है, और जब हाँ, बारिश नहीं होना चाहिए तब होती है। तो अभी सितंबर में झमाझम बारिश हो रही है, और बाकी तो सब ऐसे ही है, वही अवध की शाम, सुहानी शाम। नहीं वो तो है ही सर। हमारे पूरे नॉर्थ का ही शायद ऐसा है कि मतलब हम्म। आप ठंड में भयानक ठंड का हम्म। एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बारिश में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है और गर्मी में हम लोग झुलस जाते हैं। एग्जैक्टली यार, बड़ी बुरी हालत है। क्या है सर, यूपी में मतलब मेन फोकस तो आजकल योगी बाबा हैं। उसके हम्म। बाद नहीं, उसके पहले राम जी हैं, बट बाद में योगी बाबा हैं। बिल्कुल। तो बट सर, ऐसे यूपी में कई बार एनकाउंटर्स हो रहे हैं आज के ज़माने में, आपने हम्म। देखे भी होंगे। इस हम्म। पे आपकी क्या मान्यता, मतलब आप कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखो यार, मतलब न्यायिक रहो आप। हाँ, बोलिए। दो चीजें हैं, ठीक है। हम्म। एनकाउंटर जैसे, एक मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अभी मैं हाल ही में किताब पढ़ रहा था, मैं उन आईपीएस ऑफिसर की जिन्होंने शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया था। हम्म। तो अब अगर ऐसे कुख्यात अपराधी के लिए एक एनकाउंटर हो रहा है तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। यूपी में मुजफ्फरनगर बहुत कुख्यात रहा है, ठीक है। वहां पे हम्म। नवनीत सिंह सिकेरा जी थे जिनके ऊपर वेब सीरीज बनी, उन्होंने जबरदस्त एनकाउंटर किए। बट वो लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए था, राइट। सो हम्म। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर यू हैव टू एलिमिनेट द एडवर्सरीज, वो तो फैक्ट है ना। हम्म। बट अगर एनकाउंटर उससे तो रहनी है, हाँ। हाँ, बट अगर एनकाउंटर इसलिए हो रहा है कि बस रिकॉर्ड बुक्स अच्छी की जा सके, या किसी और को बचाया जा सके, या मतलब एक तरीके से जबरदस्ती जिसमें पुलिस पे स्कोर आरोप भी सेटल किया लगते हैं, जा सके। हाँ, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, और इसीलिए हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। अभी आज ही मैंने पाकिस्तान की एक न्यूज कवर की थी। उसमें एक डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, जिनको ब्लास्फेमी, उनके ऊपर एक आरोप लगा, ईश निंदा का आरोप लगा, और उनको पीट पीट के मार दिया पूरे हम्म। वहां पे पब्लिक ने। तो हम ऐसे देश नहीं है ना। हम्म। हम लॉ एंड ऑर्डर से चलते हैं, हम एक फेडरल कंट्री है। सो अगर एनकाउंटर दुश्मनों का ठिकाना लगाने के लिए हो रहा है तब तो ठीक है, जो समाज को गंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती हो रहा है तो इट्स वेरी बैड। अतीक अहमद का एनकाउंटर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, योगी बाबा के राज में तो गाड़ी भी पलट जाती है। बट मुझे इसमें देखो क्या होता है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में क्या हो गया है। जब भारत बना, मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूं, तो इतिहास का रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, इतिहास किसी तो भी देश मतलब। के वर्तमान को समझना तो उसको इतिहास को समझना होगा। जब भारत बना, भारत में संविधान सबसे पहले है ना। हम्म। सबसे ऊपर संविधान है। लेकिन दिक्कत यह है कि संविधान कानून बनाएगा, हर राज्य ने अपने हम्म। अलग अलग तरीके से बनाए, क्योंकि स्टेट जो पुलिस है ना, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हम्म। वो राज्य हैंडल करता है। अब क्या होता है कि कई बार राज्य ऐसे गुंडों को पनपने देता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर राज्य उनको एलिमिनेट करता है। तो अगर स्टेप 1 पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो एज सच दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे खतरनाक बाहुबली, शहाबुद्दीन जैसा आदमी, हालांकि वो यूपी का नहीं था, वो बिहार का था, हम्म। लेकिन बेमारू राज्य, एक्चुअली आशीष बोस एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, हम्म। उन्होंने एक टर्म दिया था बीमारू राज्य, जिसमें यूपी आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश आता था, मतलब नॉर्थ के सारे स्टेट, और हम्म। आपका बिहार आता था। तो शहाबुद्दीन जैसा आदमी, जो आप समझो कि उसने बीच सड़क पे एसिड से नहला दिया था दो हम्म। बच्चों को, वो जाके इलेक्शन लड़ता है, जीतता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है ना। वहां पे अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ठीक है, बट वही है कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर से होना चाहिए, और हमको स्टेप 1 में ही चीजें कंट्रोल करनी चाहिए, ताकि ऐसी चीजें ना हो, एनकाउंटर तक नौबत ही ना आए। लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त होना चाहिए, बट ऐसा होगा ही, क्योंकि वही है ना कि गुडनेस होती है तो फिर बुराई भी तो होती ही होती है। बट सर, इसमें सेकंड ओपिनियन ये आता है लोगों का कि मान लीजिए हमने बुराई के लिए इनकाउंटर्स किए, बट स्टेट या पुलिस कौन होती है ये डिटरमाइन करने वाली कि वो बुरा है? ये तो कोर्ट का काम है, ये काउंटर है उसका। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। तो वही देखो,
भारत में क्या है ना कि भारत में लोग हैं परेशान। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो रूल्स हैं, वो किसके लिए? एक मिडिल क्लास के लिए है, गरीब के लिए है। अमीरों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। हमने अंबानी की शादी में देखी। पॉश वाले केस में भी देख ही लिया। कुछ वो पॉश वाले केस में क्या हुआ? इतना हो हल्ला हुआ, हाँ। इतना हो हल्ला हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब छूट गए। उसने कैसे लिख के दिया? एवरीवन इज फाइन विद इट, है ना? ऑन अ डेली बेसिस पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कल ही हुई है, कल ही मैं एक न्यूज कवर कर रहा था, कल ही हुई है ना? आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस है वो इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर्स डटे हुए हैं। लेकिन वही है ना कि भारत में जो रूल और रेगुलेशन है वो आम आदमी के लिए है। हम टैक्स भी भरते हैं और हमको ज्यादा कुछ सुविधा मिलती नहीं है। अभी आर्मी का केस, कल ही उड़ीसा में एक आर्मी का केस हुआ। आर्मी की फियोन से आरोप लगा रही कि किस तरीके से उनके बाल पकड़ के खींचा, और वो पूरा हुआ। तो वही बात ये है, तो लोग जो है ना वो परेशान है। भारत में कानून है, कानून से हर किसी को चलना चाहिए, कोर्ट को ही डिटरमाइन करना चाहिए, चाहे जो भी हो। हम ऐसे देश हैं जो हम अजमल कसाब को भी मौका देते हैं कि चलो तुम भी अपनी बेगुनाही साबित करो। वी आर दैट कंट्री। संजय रॉय कहीं गल्फ कंट्री में होते तो अब तक निपटा दिए गए होते, लेकिन क्योंकि भारत में है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको चिकन चाउमीन खाना है तो वो लेके आओ। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में लॉ के हिसाब से, किसी भी देश में लॉ के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। हैदराबाद रेप केस याद होगा तुमको प्रीतिश, आज से 2 साल पहले जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ, बहुत ही विभत्स तरीके से। 5 लोगों को, वो कह रहे थे कि उधर से फायरिंग आई लेकिन हमने गोली मार दी, ठीक है, पुलिस ने तुरंत न्याय कर दिया, लोग खुश हुए। हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से, क्योंकि कल ही किसी के साथ भी हो सकता है भाई। एनकाउंटर स्टेट का मतलब ये है कि यू आर गिविंग एब्सोल्यूट पावर टू पुलिस, एंड दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये किसी के साथ भी फिर कर सकते हैं, ठीक है ना? वो तो फिर ऑटोक्रेसी में ट्रांसेंडेंट हो हाँ, जाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वही है कि आप कितना ज्यादा उसको सख्त बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट को ही डिटरमाइन करना चाहिए, लेकिन वही है कि जनता के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, और जनता इस समय भारत की परेशान है। जिस तरीके की स्थिति है ना लॉ एंड ऑर्डर की, चीजों की, तो चाहे कहीं पे भी हो, जनता, आम जनता तो परेशान है। बिल्कुल सर। ये प्रज्वल रेवन्ना का भी केस हुआ था, भाग गए क्या वो हुआ? डिप्लोमेटिक कुछ पासपोर्ट पे नहीं, भाग गॉन, इट्स ओवर नाउ। डिप्लोमेटिक ऐसा पासपोर्ट पे भाग गए वो आदमी। ऐसा आप समझ सकते खतरनाक केस मैंने, खैर मैंने क्या मतलब, ऐसे बहुत और भी हैं केसेस, बट ये लाइमलाइट में आ गया। लेकिन इतना भयावह, इतना खतरनाक केस, इट इज नेक्स्ट टू, कैसे कोई मतलब ऐसा कर सकता है? और आज क्या है, वो कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। 1 महीना हो गए, 1.5 महीना हो गए, तो भारत में थोड़ी मेमोरी भी कमजोर है लोगों की। खैर लोगों ये का मेरे यहाँ को पे, लगता है सर ग्लोबल इशू है, आप भूल जाते हैं चीज़ों को, ऐसा हाँ मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अल्टीमेटली इलेक्शंस में जनता औकात दिखा देती है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना? भारत एक टॉलरेंट नेशन रहा है, और भारत के लोग फंडामेंटली हर देश से अच्छे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है ना? फंडामेंटली, क्योंकि वो इतिहास ही ऐसा रहा है कि हम हर देश से अच्छे ही हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो थोड़ा फिर गलत रास्ते में चला जाता है, जिसमें मैंने वही बताया ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि बहुत सारे, वो नायक में डायलॉग है ना कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग कानून से कबड्डी खेल के कैसे बच जाते हैं, है ना? तो वही बात है, जिनके पास पैसा है वो टॉप लॉयर हायर करेगा, जबरदस्त लॉयर, पैसा फेंकेगा और कानून से खेल के कबड्डी बच जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है। और ये बात मैंने वही बताया ना कि घूम फिर के बात वही आती है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो अगर देखो तो या तो आम आदमी के लिए है या फिर गरीबों के लिए है, ठीक है ना? जो पावरफुल है वो अगर बहुत ही, अगर केस उसमें नहीं आया, ठीक है, तो बच ही जाते हैं। मैं तुमको एक केस बताता हूँ, ठीक है? नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल एट ऑल, क्योंकि आई रीड अलॉट। तो दुनिया, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति जो हैं, है ना, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, तो उनके सुपुत्र ने उड़ा दिया था एक आदमी को। 2 घंटे के अंदर सब जगह से गायब हो गया, कहीं पे आया नहीं। तो यही है, दिस इज द पावर अल्टीमेटली, और दिस इज व्हाट इट इज। और इसका सोल्यूशन यही है कि जनता अवेयर हो, जनता के सामने सब झुकते हैं। जिस दिन जनता अपने पे आती है, वो हमने देखा है कई बार भारत में ऐसे आंदोलन हुए कि जनता ने सरकारों को गिरा दिया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता को अवेयर होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, और ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं उसको ठंडा नहीं होने देना चाहिए। बट अब हम इसमें लोगों को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी लाइफ भी बहुत बिजी है। भारत ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ना कि हम नहीं अवेयर हैं, हम मतलब इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है हर जगह से, राइट, कि आप क्या ही करोगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं एक सुन रहा था एक को, तो वो बता रहे थे कि मतलब एक जज थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो जज को ये बता रहे थे कि जज से बातचीत हो रही थी कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो फ्लॉड है।
बड़ी दिक्कत है, क्या करें, लोग छूट जाते हैं। अब देखो किसी को सजा कैसे होती है, विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस मिलना चाहिए, ठीक है। बयान देने से कुछ नहीं होता। अगर मैं ये कोई भी बोल ले पुलिस के सामने कि मैंने मर्डर किया है, उसका एविडेंस किधर है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 इज एविडेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एविडेंस कौन विटनेस के फॉर्म में होता है, विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, क्योंकि हर जगह से उसको प्रेशर आता है केस विड्रॉ कर लो, मतलब विटनेस मत बनो। तो वही जज ने बोला कि यहाँ पे विक्टिम अपनी जगह ठीक है ना, जिसने कांड किया है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे विटनेस को आती है। और भारत में विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। और इसीलिए क्या होता है कि नहीं, क्राइम लगातार होते रहते हैं, क्योंकि जब किसी को डर नहीं रहेगा तो फिर वो और करेगा क्राइम। संजय रॉय वॉज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, है ना। या अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बट वही है कि कुछ केसेस आ जाते हैं सामने, कुछ केसेस नहीं आते हैं। जैसे आपने बोला सर कि स्टेट्स अपने अपने फायदे के लिए, हो सकता है शॉर्ट टर्म फायदे के लिए, पनपने देती हैं ऐसे लोगों को। बट बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी की यूएन में भी स्पीच थी कि अगर आप, या यूएन में कहीं तो थी, कि आप सांप को दूध पिलाते रहे, सांप आपको कभी ना कभी तो डसेगा। और तो सर यही वाली, जब हमारे जो टॉप लीडरशिप है अवेयर है इस बारे में, तो वो कभी इसका प्रखर रूप से कोई खंडन या फिर इसके अगेंस्ट, जैसे यूपी में आई गेस ऑल एंड ऑल नियम अच्छा है, बट दूसरे स्टेट्स में भी जहाँ पे भी सेंटर की सरकार भी है या नहीं भी है, उन स्टेट्स में हालात इतने अच्छे नहीं लग रहे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं या फिर ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, कैसे इश्यूज होते हैं ये? देखो यार, इशू इसमें लालच का है बस, और कुछ नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए सीट। पहले कंसेप्ट होता था बाहुबलियों का, ठीक है, कौन अपने इलाके में बाहुबली है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इन बाहुबलियों को, लखीमपुर केस आपके सामने है, कौन उसमें दोषी है, किसने, किस पार्टी का, बीजेपी का, सब एवरीवन नोज। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनको चाहिए सीट। सीट कैसे मिलेगी, जब जनता वोट देगी। जनता किसके इन्फ्लुएंस में है, उस एरिया का जो लीडर है, दबंग है, बाहुबली, उसको जो, इसीलिए इतने, जैसे नो ऑफेंस, धर्मगुरु बहुत, मतलब, लेकिन बहुत से ऐसे धर्मगुरु थे जिनके ऊपर आरोप लगे, वो सही साबित हुए, बट फिर भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके दरबार में गए। क्यों? वाई? भाई क्रिमिनल से कम तो है नहीं वो, क्योंकि अभी तो उन्होंने हुआ काम ही ही था ऐसे ना किए हैं, सर, है ना। अभी हुआ था रिसेंटली। अभी रिसेंटली हुआ हाँ। था, तो कोई कोई देश छोड़ के भाग गया, कैलाश अपने अपनी देश भर, कोई जेल। तो वही बता रहे ना कि यहाँ पे मेन इशू लालच का है। और जब तक इसको एड्रेस नहीं करेगा, जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे कमाल के लीडर्स थे, उन्होंने सारी चीजों को साइड में रखा और बोला कि डेवलपमेंट करना है हमको, राइट। जब जनता पार्टी बनी तो हमारे कमाल के लीडर्स आए, ठीक है, बीजेपी बनी तो हमारे कल। आज अच्छे लीडर्स की कमी है, आज लोग मेरे अपना को सर सोचते इसमें एक पॉइंट ये लगता है कि पहले लोगों की एटलीस्ट एक विचारधारा होती थी जिसके अराउंड पार्टी बनती थी, लोग जुड़ते थे। आज वो विचारधाराएं ख़त्म हो रही हैं, लोग केवल लालच, जैसे आपने कहा, उसके लिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पावर हैं। के लिए कर रहे हैं। कोई सोच के लिए नहीं कर रहा है कि इसकी सोच क्या थी, क्यों ये चालू हुआ, क्या करना चाहता है। ऑब्जेक्टिविटी शायद ख़त्म होती जा रही है। देखो इसमें क्या होता है, आइडियोलॉजी तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है। और इस समय और ज्यादा है, क्योंकि पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि आइडियोलॉजी हमेशा एक मुद्दा रहेगा। बीजेपी तो पूरी आइडियोलॉजी पे ही आई। ममता बनर्जी ने लेफ्ट की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए उन्हीं की आइडियोलॉजी को अपना लिया एक तरीके से, और तभी बंगाल इज नॉट एबल टू डेवलप फुली, है ना। तो ये है। लेकिन हाँ, अब जैसे देखो, मैं नेताओं को दोष नहीं दूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बट हर कोई, जितना भी 100 में से 99 नेता अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे, ठीक है। वो काम करना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि कितना काम करना चाहते हैं और वो कितना काम जनता तक पहुंच रहा है। राजीव गांधी ने बोला था ना कि अगर आप 1 रुपए देते हो तो 30-40 पैसे तक ही, 30-40 पैसा ही वो पहुंचता है जनता तक, बाकी सब लीकेज हो जाता है। एक बहुत अजीब सा आंकड़ा जो कि मुझे बहुत ही डराता है, कि आधे से ज्यादा इस समय जो एमपीज एमएलएज हैं, बहुत सारे, मतलब जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, उन पे केसेस चल रहे हैं। अब देखिए, केसेस चलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हो लोग करते हैं केसेस, लेकिन संगीन केसेस, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसे लाल बहादुर शास्त्री का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या महान आदमी थे वो, क्या महान आदमी थे कि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। के कामराज की मैं बात करना चाहूंगा, तमिलनाडु के क्या जबरदस्त लीडर थे वो। उन्होंने, जब उनका देहांत हुआ, पूरे तमिलनाडु को बदल कर रख दिया उन्होंने। और जब उनका देहांत हुआ, उनके पास बस कुछ रुपए, 2-3 धोतियां,
तो ऐसे लीडर्स जो कहते हैं ना कि जो सब चीज हटा के सिर्फ देश के बारे में सोचे, डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ऐसे बहुत कम हैं, कम रहे, राइट। बहुत 90% जो हमारे रेयरिटी है। देश में एमपीज एमएलएज है वो करोड़पति हैं। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जमीन से आना चाहिए। अब क्या है कि लीडर्स की भी प्रॉब्लम है, लोगों की भी प्रॉब्लम है। सिद्धांत अग्निहोत्री को चुनाव लड़ना चाहे या प्रीतिश चुनाव लड़ना चाहे, नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे पास पॉलिटिक बात होती रहती है, कितना पैसा चाहिए, कितना, ये एक दिक्कत की बात है। अभी जैसे मैं काफी प्रशांत किशोर को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन स्वराज चला रहे हैं, बिहार में चला रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था अभी, ब्रोकन प्रोमिसेस। बिहार पे मैंने 3-4 किताबें पढ़ी, 5वीं किताब है मेरी। तो उसमें दिखाया है, मतलब जो मृत्युंजय शर्मा है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव थे, यू वोंट बिलीव प्रीतिश, बट बिहार की कंडीशन कश्मीर से भी ज्यादा बदतर थी 15 सालों में। वो हालात हुए, मान सकते हैं सर। ठीक है। नहीं, एक कहानी ऐसी भी थी कि शायद शादी थी किसी के सुपुत्र की, तो उठा लिया, हाँ, उनके शादी के लिए शोरूम से गाड़ियां उठ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अब उनके वो वही है कि नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट हाँ, कौन है सबको पता ही है ना। और नहीं, हम फोटो लगा देंगे रेफरेंस के लिए। हाँ यार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कब क्या हो जाए तो वही है। लेकिन यही है, इट्स ऑल अबाउट, मतलब वही है कि 1980s 1990s में जो समय रहा है वो बहुत ही एक कुछ राज्यों के लिए तो बहुत भयावह रहा है। देखो क्या होता है कि कुछ राज्य को, इस भारत का नहीं, दुनिया का सबसे शानदार दुनिया का सबसे शानदार एरिया होना चाहिए था, सबसे बेहतरीन, उसमें उत्तर प्रदेश एक है। किसी भी राज्य की डेवलपमेंट 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहले उसकी ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफी कैसी है। अमेरिका पावर, सुपर पावर है, रशिया कभी नहीं बन पाएगा। रशिया के पास समुद्र नहीं है, अमेरिका के पास तीनों तरफ से समुद्र है, भारत के पास तीनों समुद्र से तरफ से समुद्र है। सो ट्रेड से 90% पैसा ट्रेड से आता है, वो हमेशा सुपर पावर रहेंगे। रशिया इसीलिए हमेशा अफगानिस्तान को चाहता था। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा रही है, ठीक है। सेकेंड, पॉलिटिक्स, लीडरशिप कैसी रही है। और अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश बिहार की लीडरशिप अभी तक, अब तो जैसे पिछले, अगर हम यूपी की बात करें तो पिछले 15 साल से स्टेबल गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, ठीक है भाई। देखो मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूँ, जो अच्छा काम करे आप उनकी बात, लीडर सेंट्रिक बिल्कुल, या पार्टी सेंट्रिक मत बिल्कुल। रहिए, उनकी तारीफ करिए। और जो आप नहीं अच्छा काम कर ऑब्जेक्टिव रहे हैं, रहिए अपने हाँ, तो एनालिसिस वही में। चीज है। तो अब अनफॉर्चुनेटली जैसे बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बारे में कहते थे कि जो बंगाल आज सोच रहा है वो भारत कल सोचेगा। और आज हाँ, इसकी ऐसी कंडीशन देख के आम, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है। और लीडर्स की कमी, अच्छे लीडर्स को आना चाहिए, जमीन से जुड़े हुए लीडर्स को आना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों को सरकार में आना चाहिए ताकि देश का भला हो। मतलब मेरा यही मानना है कि इट इज व्हाट इट इज। बंगाल और आजकल 100 साल पीछे सोच रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, देखो वैसे भारत तो आगे बढ़ रहा है, नो डाउट, इंडिया हाँ, तरक्की कर रहा है, इंडिया इज, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना हमारे साथ। देखो हम ऑन पेपर तो 4th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट बट पर वो कैपिटा इनकम में हम बहुत नीचे हैं। राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कभी रिसेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल जॉब्स यहाँ पे हमेशा अवेलेबल है। अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई थी, पढ़ना प्रतीश उसको, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, पीएम के जो अधीन काम करता है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी भारत के सबसे अमीर राज्य कौन है, सबसे गरीब राज्य कौन है। अब सबसे गरीब राज्यों में वही बीमारू राज्य, यूपी, बिहार। यूपी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हुआ है आधे से, है ना। बंगाल का डिक्लाइन हुआ है, सबसे अमीर यूपी साढ़े का सदर्न डिक्लाइन स्टेट्स। हुआ है, ये सरप्राइजिंग है सर। हाँ, यूपी का नहीं, यूपी देखो, उत्तर प्रदेश में मैंने क्या बताया कि अभी डेवलपमेंट हो रहा है धीमे धीमे। देखो पहले, मैं तो बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि यूपी को 4 में बांट देना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा था, बीआर अम्बेडकर ने भी यही कहा था, गोविंद वल्लभ पंत जो कि पहले सीएम थे, उन्होंने भी यही कहा था कि आप यूपी को बांटिए, वेस्टर्न यूपी अलग करिए, ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, अब चले, अब 4 में मत काटिए, 2 में ही बांट दीजिए। यूपी बड़ा राज्य है, वेस्ट बहुत डेवलप है, वेस्टर्न यूपी, ईस्ट उतना डेवलप नहीं है। तो एक अवध प्रदेश हो गया, पूर्वांचल अलग हो गया, बुंदेलखंड और इधर वेस्ट वाला। तो आप इसको बांटिए ताकि आप इसके भी ड्रॉबैक्स हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम यूपी का बंटवारा करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा उत्तर प्रदेश के लिए। दैट्स व्हाट बट आई सर बिलीव, ये उसमें मेरा मानना नहीं, वो बिल्कुल एक बहुत वायबल ऑप्शन है, बट है। मेरा एक कंसर्न ऐसा है कि जैसे अभी हमने 4 स्टेट में बांट दिए, हम्म तो अभी 4 स्टेट के जो 4 लीडर्स होंगे वो हो सकता है कैसे हों कैसे ना हो। अभी आपके पास एक स्टेट है, एक लीडर है, हो हम्म सकता है अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है बुरा परफॉर्म करे। अब 4 स्टेट के 4 अलग अलग लीडर हैं, तो उनकी हम्म परफॉर्मेंस एनालिसिस वो कैसे होगी? बहुत वो अच्छा वो हम्म खराब भी कर सकते हैं, हो सकता है अच्छा करे, बट हम्म जैसे हमारा अभी चल रहा है
मोर देन नॉट कि वो खराबी करेंगे, तो हम्म। फिर इस पे हम इसको कैसे टैकल करें? देखो मैं बताता हूँ इसको पूरी अच्छे तरीके से। एक तो इसमें ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या जो तुमने बताया, पहला पॉइंट तुमने बहुत अच्छा बताया, लीडर्स। दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत पैसा लगने वाला है क्योंकि आप राज्य को बांट रहे हो। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी जैसे झारखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्या मिला उसे। लेकिन देखो यूपी का केस अलग है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यूपी में कितने प्रधानमंत्री पता है? कितने प्रधानमंत्री यूपी में दिए हैं प्रीतीश, अंदाजा लगाओ। मैं एक अगर तुक्का मारूं तो आई गेस 5 के आसपास। 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं, ठीक है। तो यूपी ने लगभग सारे प्रधानमंत्री यूपी से लड़ते हैं। राइट। यूपी सेफ सीट है ना। नरेंद्र मोदी गुजरात नहीं यूपी आते हैं, लेकिन फिर भी यूपी की हालत ऐसी क्यों है, ये हमको समझना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़े विजनरी थे। बी आर अम्बेडकर, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि यूपी का बंटवारा करिए। क्यों? यूपी बड़ा है। जब भी आप, जैसे तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ, तेलंगाना का डेवलपमेंट हुआ। उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, उत्तराखंड का ठीक ठाक बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। यूपी डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे तुम्हारी कंपनी, ठीक है प्रीतीश, या मेरी कंपनी है। अब व्हाट हैपेंस कि मान लो कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दूं, कंट्रोल मेरे ही हो, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दूं, तो जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। हर चीज में अकेले नहीं संभाल सकता। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, ठीक है, वो ईस्टर्न यूपी से आते हैं, राइट। अब भाई वेस्ट यूपी अलग, नीचे वाला बुंदेलखंड अभी का वैसे ही है, हो सकता है। मतलब क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो इतनी चीजों को नहीं मैनेज कर पाता है। तो जब भी आप छोटी छोटी यूनिट्स में बांटते हो ना, तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है और आपके पास तो ऑप्शन है। व्हाट्स प्रॉब्लम विद दैट? आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी लोकसभा सीट भी स्प्लिट हुई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, आपकी सीटें स्प्लिट हुई। और इसमें क्या है ना, जब आप पार्ट वाइज देखोगे, हर एक राज्य का एक सीएम होगा। जब भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है ना दोस्त, तो कमाल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे नॉर्थ ईस्ट इतना पोटेंशियल नहीं डेवलप्ड है, वहां पे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। एक एक सीटें हैं लोकसभा की, लोग सोचते हैं छोड़ो यार क्या ही करना है, क्या यहाँ पे जाके कैंपेनिंग करें। यूपी क्यों सेंटर, पावर सेंटर रहता है? क्योंकि सीटें हैं। 80 सीट। सीटें बढ़ेगी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, आपके रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होगा। आप एक तरीके से उस चीज को, क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम में जब अगर हमारा कोई सब्जेक्ट खराब होता था, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो सब पढ़ लो या उस सब्जेक्ट को छोड़ दो। बट छोड़ना है, वो सब्जेक्ट को हम ऑप्शन छोड़ नहीं है। सकते हैं, राज्य में नहीं कैसा कर सकते, या किसी एरिया को छोड़ दो, ठीक है। प्रयास किए जा रहे, नो डाउट, बट क्या वो प्रयास काफी है? भारत में हाल ही में पता चला कि अरुणाचल प्रदेश कीवी उगा सकता है, वहां पे कीवी की खेती हो रही है, बहुत बेनिफिट कर सर, रहा है। अभी हाल ही में पता, हाँ, त्रिपुरा के आसपास बहुत सारा नेचुरल गैस रिसोर्स है, कभी एक्सप्लॉइट नहीं एग्जैक्टली, हुआ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि वो आप मतलब रूल कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि क्या आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या आप वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई आज बुंदेलखंड का एरिया डेवलप नहीं है, पिछड़ा है, दिक्कत है। वेस्ट यूपी डेवलप है, ईस्ट यूपी उतना डेवलप नहीं है, ज्योग्राफी की वजह से। डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे आया है ना, लेकिन अगर डेवलप नहीं है तो आप उसको करो डेवलप। और देखिए मायावती भी ये बिल लेके आई थी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप यूपी को डिवाइड कर दो, तो इससे जो मैंने बताया 5-6 चीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि यूपी विल डेवलप, वो अच्छे से करेगा भी। यूपी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है यार। यूपी 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, जितनी एक पर्टिकुलर देश की पॉपुलेशन नहीं है। ब्राजील हो पाकिस्तान गया, की सर 22 करोड़ के पूरे आसपास यूरोप की होगी। पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान की तो वही करें। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो राइट। बांटना इज दी वे, और तब अच्छे से डेवलपमेंट होगा। और अगर नहीं भी बांटते हो तो मेरे ख्याल में फिर वही है कि पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे लीडर्स का आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं, अखिलेश यादव का भी ठीक ठाक कार्यकाल था, है ना। पिछले 15 सालों में यूपी में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सॉरी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। है। वरना 1990 से 2000, 1980 से 2000 तक, पिछले मतलब जो 20 साल गए हैं, वो तो बस वही था कि एक सीएम आ रहा है, 2 साल रहा, वो सीएम जा रहा है, तो वो बहुत ही, बहुत अनस्टेबल। हाँ, बहुत सर, अच्छे। मैं एक नंबर फेंकूंगा आपके लिए। हम्म 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स यूपी हम्म समिट में हम्म प्रॉमिस की गई हैं। हम्म और अभी स्टेटमेंट आया था योगी आदित्यनाथ का कि 55% जो इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हम्म हैं वो यूपी में हो रहे हैं। हम्म तो ये सारे जो काया पलट हुए हैं, हाँ बेशक पूर्वांचल का उतना डेवलप नहीं है, बट फिर भी जो प्रयास हो रहे हैं, तो हम्म यूपी कहीं ना कहीं बीमारू जो वर्ड है उससे बाहर आने में सबसे तेज़ी पे है।
शायद एमपी ने भी कुछ बिल्कुल, काम किया है वहाँ पे। एग्जैक्टली। बट मेरे को आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है एक बिहार के एंगल से, कि अगर कोई बिहार का आदमी है, वो ये सब देख रहा है होते हुए, तो उसके उसकी क्या भावना रहती होगी कि यार ये देखो, ये तो हमारे जैसे ही थे, ये आगे जा रहे हैं, आज फिर हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। वो क्या मानना है आपका सर? देखो यार, यूपी आगे बढ़ रहा है, और अगर अच्छी लीडरशिप रहेगी तो होपफुली अगले 15 सालों में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। शुगर में अब नंबर 1 है। लेकिन प्रॉब्लम यूपी में क्या है ना, मैंने वही इससे पहले मैंने क्या बताया कि यूपी का डेवलपमेंट 4-5 शहरों तक सीमित है, जिसमें नोएडा सबसे बड़ा है, आगे। गाजियाबाद सबसे बड़ा है। बाकी अनफॉर्चुनेटली यूपी में लखनऊ डेवलप कर रहे हैं, लखनऊ को डेवलप कर रहे हैं, शहीद पथ पे पूरा ये आईटी सिटी एंड ऑल बना रहे हैं। बट उस तरीके की डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है। योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट वही है ना कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इट टेक्स टाइम, राइट? टाइम। थोड़ा सा वक्त लगता है, 4-5 साल आप पेड़ लगाते हो, पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, ठीक है ना? तो ये बात सही है। यूपी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई है, ठीक है। एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, लॉजिस्टिक्स को अच्छा किया जा रहा है, अलग अलग स्कीम किसानों के लिए निकाली जा रही हैं। पूर्वांचल को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कई सारी योजनाएं योगी आदित्यनाथ ने जो लेके आए हैं वो वाकई में बहुत बढ़िया होगा। बिहार की यार जब बात करते हैं ना, तो बिहार को तो लीडर ही बदलेगा यार, और कोई चारा नहीं है। बिहार में ऐसा अन्याय शायद किसी राज्य के साथ हुआ जो बिहार के साथ हुआ हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही खतरनाक। कॉम्प्रोमाइज थी हमेशा। लालू प्रसाद यादव वो फेनोमेना है, जैसे प्रशांत किशोर बोलते हैं, हम्म। लोग डरते हैं। जंगल राज समझ रहे हो ना, जंगल राज, किसी को भी उठा लेते थे, किसी को भी मार देते थे। किसी को भी डॉक्टर बना देते थे। एक फेमस केस है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ था, किताब अगर होगी तो मैंने अंडरलाइन भी किया था। तो उसमें वही है कि उठा लिया था, बड़ी सुंदर थी तो उनको उठा लिया था, उनका रेप किया, उसके सामने रेप किया जिनको उठाया था, और बहुत बड़े आदमी थे वो, जिनके जिनके फियांसे को उठाया था, वो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस जो थे, पूरा एक सिंडिकेट चलता था किस तरीके से, अच्छा वो लड़का जा रहा है, उसको उठाएंगे, किडनैपर्स का अपहरण, एक मूवी भी बनी है उस पे। हम्म। तुम समझो कि बहुत बुरे हालत थे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। हम्म। और बिहार में वो हालात अभी तक सुधरे नहीं है। हमको लगा नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार पर्सनली मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनकी कहानी बहुत अच्छी रही है, आई गेस ठीक उनका है। फर्स्ट फेज तो था भी कि भाई बहुत अच्छा हाँ, काम हुआ है, काम बट लॉ एंड उसके ऑर्डर बाद के से। हिसाब से अच्छा था। देखो, मैं मुजफ्फरपुर में 1 साल रहा था, मेरी 5th क्लास वहां बीती थी 2002 में। तो मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, टूरिंग करते थे, मैनेजर थे प्राइवेट कंपनी में। तो हम लोगों को डर लगा रहता था कि पापा सुबह जा रहे हैं, शाम तक आ जाए बस, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन थे नहीं। तो डर लगा रहता था, ऐसा डर का माहौल था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नीतीश कुमार ने डेफिनेटली इंप्रूव की है, लेकिन बिहार इंप्रूव नहीं हुआ है। बिहार की गरीबी देख के डर लगता है। इट इज, कोविड में लोगों ने चूहे खाए एक जगह वहां पे, मतलब मैं बता तो रहा हूँ कि हालत बहुत खराब है। अच्छा, अब बिहार के ऊपर आते हैं, हुआ क्यों, अगेन इतिहास में जाते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से मौर्यन साम्राज्य यहीं से पनपा, है ना। बिहार एक फर्टाइल रीजन, 14 नदियां जाती हैं यहाँ से, हाईली फर्टाइल। किसी भी देश को, राज्य को डेवलप करने के लिए रिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शुरुआत में जो 4 सभ्यताएं बनी, वो नदी के पास ही बनी, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलिटी होती है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो आपका सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो टर्जरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर आएगा। तो तीनों वो एक तरीके से चेन है, राइट, इट्स अ चेन। बिहार में प्रॉब्लम क्या हुई कि पॉलिटिकल लीडरशिप 1947 के बाद, जब अभी उससे पहले मैं नहीं जा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एक फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है ना। फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसने यूपी को बर्बाद किया, बंगाल को बर्बाद किया और बिहार को बर्बाद किया। 1952 में ये पॉलिसी जो है जब लागू हुई, कैसे बर्बाद किया, क्या हुआ था कि कुछ राज्यों को जो है, जो मिनरल रिच स्टेट था, बिहार बंगाल ये सब मिनरल रिच स्टेट है। उस समय बिहार मतलब झारखंड भी था, तो बहुत बड़ा झारखंड। था, छत्तीसगढ़ का एरिया काफी था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वो यहीं पे ही अपनी फैक्ट्रीज लगाती थी। लेकिन फिर सरकार ने ये सोचा कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है, तो फिर बाकी राज्य डेवलप नहीं करेंगे अगर एक ही जगह पे कंपनीज रहेंगी। तो इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज जो है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि तुम पूरे इंडिया में कहीं पे भी कंपनी लगाओ, एनीवेयर यू वांट, पैसा हम देंगे। सरकार ने
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री कर दी। तो क्या हुआ, सिद्धांत अग्निहोत्री की अगर बिहार में कंपनी थी, मैंने बोला कि मैं जाऊंगा ससुरा चेन्नई में, मैं जाऊंगा गुजरात में, क्योंकि गुजरात कोस्टल एरिया है और वहां से पोर्ट है। ट्रेड होगा मेरा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज बिहार को छोड़ के जाने लगी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बिहार का बंटवारा हुआ 1947, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे स्टेट चले गए बिहार, वो प्रॉब्लम। बिहार एक लैंड लॉक स्टेट बन गया, जो कि अगेन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो आया कि जो डेवलपमेंट है बिहार में वो हुआ नहीं उस तरीके से। फोर्थ पॉइंट जो आया, जो रिसोर्सेज हैं बिहार के वो अच्छे से यूज की, जो बचे कुछ रिसोर्सेज थे। बाढ़ की समस्या वहां बहुत ज्यादा रही। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। इंसान सो रहा है मस्त अपना आराम से गांव में, खटिया के नीचे से नदी बहने लगती है, ठीक है। उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। बट देखो ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट थिंग्स चेंज्ड इन 1980s, राइट। व्हाट हैपेंड कि जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी पहले की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण मतलब जननायक, कमाल के लीडर, भारत के इतिहास में से बहुत ही कम लीडर हुए हैं। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया टोटल रेवोल्यूशन करके कि अब क्रांति आएगी चाहे जो कुछ है। तो जितने भी तुम आज के नेता देख रहे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, जितने भी, ठीक है, सुशील मोदी, हाँ, मुलायम सिंह यादव, वो सब उसी आंदोलन की उपज है, राइट। उस आंदोलन से निकले और सबने जो है एक पार्टी बनाई। पहले क्रांति दल था, बाद में फिर जनसंघ आया, जनता पार्टी बनी, ठीक है। और सबका एक ही नारा था कि अब जो सत्ता है नेशनल कांग्रेस की सत्ता थी, अब वो नहीं चलेगी। तो एक लहर शुरू होती है कि हमको डेवलप करना है, बट ये उल्टा पड़ गया। लालू प्रसाद यादव जब चुन के आते हैं, ठीक है, 1990 में, 1990 में, अब जैसा उन्होंने वादा किया या जैसा पार्टी, तब तक ठीक ठाक चल रहा था, इतनी भी खराब हालत नहीं थी बिहार में उससे पहले तक, लेकिन वो 50 साल पीछे ले गए राज्य को, ठीक है ना। डेवलपमेंट तो छोड़ ही दो, कितने फैमिलीज को बिहार छोड़ के भागना पड़ा। और इसी तुमको पता है प्रीतिश, यही इकलौती ऐसी वजह है जो आरजेडी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है। लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा उसका रीजन है, बहुत बड़ा, क्योंकि लोग डरते हैं। लोगों ने वो समय देखा है। तेजस्वी यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग लोगों के अकाउंट्स भी है सर, कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि महिला और बच्चों को अगर सोना होता था घर में, तो जो पुरुष होते थे वो छत पे बंदूक लेके गार्ड करते थे कि रात को कोई आए ना। ये सारी कहानियां थी उसमें, बहुत सारी कहानियां सर, मेनी स्टोरीज आर देयर। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ही खराब रही। और मैं यार हमेशा मानता हूँ, सिंगापुर, जापान, अभी मैं एक मूवी देखा, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई, वो मूवी देख के मैं 4 दिन सो नहीं पाया। वो देश जो है वो पूरा बर्बाद हो गया था, सिंगापुर पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी शानदार रही, इतनी शानदार रही। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे खेती बहुत मुश्किल है, बहुत, एक जोग्राफिकली वो एक बहुत मुश्किल देश है, इट्स अ वेरी टफ, क्योंकि वहां पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं, इतने सारे वॉल्केनो है, रिंग ऑफ पैसिफिक, 4 प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स वहां पे कोलाइड करती है। बट उस देश ने, वो डेवलप्ड नेशन है, कार से लेकर फोन तक सब हम उनका यूज कर रहे हैं। क्यों? पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय, ये मैं मानता हूं। और देख लो कि जैसे अब सदर्न स्टेट्स जो हैं दे आर हाईली डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड है, वहां पे डेवलपमेंट अच्छा खास। गुजरात इज वेरी मच डेवलप्ड, ज्योग्राफी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स ऐसी है ऐतिहासिक तौर पे, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगी। और वही मैंने बताया ना कि बिहार में, तो विश्वास नहीं करोगे कि भारत की यंगेस्ट जो मीडियन है 28 साल, भारत इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बिहार में 22 साल है। बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली द वर्ल्ड। अब I'll give you another fact, ठीक है। Hungary is a very developed country in Europe, even in the world, right? So the area of Bihar is equal to the area of Hungary, similar area, they share similar area, right? Now what happens here, the population of Hungary is 97 lakh, and the population of Bihar is how much? 14 crore. Yeah, so you can see population of Russia. Exactly. So ऐसे में कैसे एक ऐसा स्टेट जहां पे रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट्स व्हाई आई जेन्युइनली वांट कि लीडर्स मस्ट टेक अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल, क्योंकि बिहार में सब कुछ, 2 थिंग्स अराइजेस। फर्स्ट, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव अ हाउस, यू हैव एवरीथिंग,
राइट, देन तो इज नो प्रॉब्लम। लाइक गुजरात, गुजरात हमेशा से डेवलप, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। सदर्न स्टेट्स का भी यही हाल है, ठीक है। तब तो एक पुश देना होता है। सेकेंड पॉइंट आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, आप यू डोंट हैव एनीथिंग, आपको जीरो से सब कुछ शुरू करना है, वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप काम आती है। भारत में से बहुत सारे राज्य हुए हैं, कुछ नहीं था उनके पास, बट वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कमाल किया। मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल। एमपी जो शिवराज सिंह चौहान के समय, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया शिवराज सिंह चौहान ने, काफी उठाया उन्होंने मध्य प्रदेश को, बीमारी राज्य से बहुत आगे ले गए, ठीक है। बिहार के पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव लैंड। एक और प्रॉब्लम है लैंड रिफॉर्म्स की भी प्रॉब्लम है, यूपी और बिहार दोनों में ही। ब्रिटिशर हमको दे गए थे, वो बड़ी दिक्कत हुई, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट देयर। सो द मेन प्रॉब्लम इज टू फिगर आउट कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से बिहार को आगे ले जाए। बिहार में कहावत है कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, राइट, राइट। क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स दिमाग में घुसा दी गई है बिहारियों के, अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी। और बिहार के जो बच्चे हैं, दे आर द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग। कमाल, कहीं पे भी जाते हैं झंडा गाड़ते हैं, बट कहीं पे कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं बिहार छोड़ के, क्योंकि बिहार में देयर इज नो इंडस्ट्री, नो अपॉर्चुनिटी, बहुत मुश्किल है, राइट। एस्पिरेशंस की भी इशू है ना सर। आप अगर आप बिहार में एक बच्चे हैं तो आप क्या एस्पायर करेंगे बड़ा होके बनने के लिए? राइट, और आज के समय तो चलिए सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। पहले के टाइम आपका इंटरेक्शन ही नहीं होता था उन लोगों से जो बहुत बड़े पद पे होता भी था तो डीएम वगैरह से, तो उस फील्ड में लोग आगे भी हैं। सही बात है। बहरहाल सर, जो ये वंदे भारत या जनरली ट्रेन्स जो हैं आजकल, आप देख रहे होंगे कि बहुत ट्रैक पे कोई भी कुछ भी सामान रख के चला जाता है। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, पहली बात तो इस टाइप के लोग क्या सोचते हैं और क्यों कहते हैं ऐसा? यार देखो, ये अब ये इसमें यार दो तीन काफी ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस समय, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रैक पे कुछ भी फेंक के चला जा रहा है, बट अच्छी बात ये है कि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है नहीं ना? हो रही। दूसरी चीज ये है कि अब ये क्या सोचते हैं, आई डोंट नो कौन कर रहा है, ये हो सकता है कोई बड़ी साजिश हो। और लेकिन ये अच्छा रहता है कि अथॉरिटीज को पहले ही पता चल जाता है, शायद ऐसी घटनाएं हो रही तो थोड़ा विजिलेंट भी वो ज्यादा है कि इन रूट्स पे, इस पे तो यार मैं एक्चुअली नहीं बता पाऊंगा, बट देखो जो भी हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये। बट क्योंकि ये तो चलिए एक इंसिडेंट है, बाकी पत्थर भी फेंके गए हैं वंदे भारत पे। तो ये जो कुकर्म कहते हैं हमारे समाज में, इनको आइडेंटिफाई करने का कोई प्रोसेस या फिर नहीं नहीं, कोई होते हैं, तरीका? आइडेंटिफाई होते हैं। अभी एक पत्थर, वो शीशा तोड़ रहा था, उसको आइडेंटिफाई करके जेल भेजा, होता है, कार्रवाई सब पे होती है। देखो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट क्या हुई ना आज के जमाने में, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, ये बहुत राइट। अच्छा है। तो अब कोई बच तो नहीं सकता। फिर आधार कार्ड बनवा लिया है, थंब इम्प्रेशन, हाँ। कहीं पे भी फिंगरप्रिंट लिया, थंब डालो तो अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, गिरफ्तार होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुखद है, बहुत ही गलत है। बट यार वही है कि अब कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बैटमैन मूवी में डायलॉग था ना कि जोकर से जब वो कहता है कि कुछ लोग खाली दुनिया की तबाही चाहते हैं, अल्फ्रेड जब हाँ। बैटमैन से कहता है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा सर, जैसे आपने बात की लीडर्स वगैरह की, हम्म तो पता नहीं, मेरा मानना है कि जैसे मतलब ये बहुत एक तय आता है कि समाज लीडर देता है आपको, आपके समाज से ही उठ के लीडर आते हैं। तो आपका जो लीडर होता है वो एक समाज की एक्सटेंशन होता है हाँ कई बिल्कुल। कई हिसाब से। तो इतने खराब लीडर्स का पनपना, ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता देखो लीडर्स खराब, ऐसा नहीं कि सारे लीडर्स खराब हैं, ठीक है? है। नहीं, जैसे कि हाँ जिन जिन राज्य में भी हैं हुए। यार देखो, इसमें क्या होता है ना कि ब्रेन वॉशिंग एक कंसेप्ट होता है साइकोलॉजी में, ठीक है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, इनको आता है मैनिपुलेट करना, लोग मैनिपुलेट होते हैं। हम्म। प्यार में क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ही प्यार में होता है, तो उसमें पता है अगला इंसान हमको बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी प्यार करेंगे, होता है। और ये दिमाग में बिल्ड किया जाता है धीमे 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 धीमे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यूरोप में जब डार्क एजेस था, 800 साल का, हम्म। 600 मतलब 600 एडी से 1400 एडी तक यूरोप में डार्क एजेस थी, बहुत कट्टरता थी वहां पे।
तो क्या डार्क एजेस से मतलब? डार्क एजेस मतलब वहां कट्टरता इतनी ज्यादा थी, मतलब एक तरीके से देयर वाज नो डेवलपमेंट, कुछ लोगों का रूल चलता था, औरतों को मारा काटा जा रहा था, मतलब डार्क, मतलब हर तरफ डार्कनेस थी एक तरीके से, कुछ भी डेवलपमेंट, अच्छा कोई अच्छा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट थी नहीं। जैसे ब्रिटिशर हमारे यहाँ आए ना, हमको बर्बाद करके चले, उस तरीके का कुछ था। तो अब क्या होता था कि वो समय ऐसा था ना कि लोग अपनी किताब पब्लिश नहीं कर पाते थे। कॉपरनिकस ने किताब, सोक्रेट्स ने, कह रहे तो बहुत पुरानी बात है, जहर का हाँ प्याला पी लिया। हाँ। तो बात इतनी है ना कि यार देखो, लोग जो होते हैं ना वो परिस्थितियों के शिकार होते हैं, उनको तुम क्या ही, अब भाई कोई जैसे अब लालू प्रसाद यादव ने, उनको उम्मीद है ना। लालू प्रसाद, देखो क्या होता है कि हमको अभी पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कि ये लीडर जो हमारे सामने बात कर रहा हो, या कई बार ऐसा होता है ना हमको नहीं पता वो इंसान कैसा है। जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन ले जाएंगे तो अटक जाएगा मामला, अगर ऐसा होता कभी नहीं जाते, है ना। तो बात इतनी सी है, कई बार हमको नहीं पता होता ये लीडर कैसा होगा और वो वैसा निकलता है। पॉल पॉट, कंबोडिया का एक बहुत बड़ा लीडर, 1975 में जब वो आया, खेमार रूज, हम्म तो लोगों ने उसके ऊपर फूल बरसाए। हम्म। अगले दिन से ही सारे लोगों को नंगा करके दौड़ा दिया उसने, करोड़ों लोगों को मारा है उसने, छोटे छोटे बच्चों की कबर मिली है। हिटलर ने ब्रेन वॉश किया, प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने जब ऑस्ट्रिया को इन्वेड किया, इन्वेड तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही चला गया ऑस्ट्रिया, ऐसे हम्म। तो वहां पे सब लोग बोले कि हाँ ले लो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया पे जब गया तो उसका स्वागत हुआ। अगले दिन से उसने अपनी गेस्टापो और एसएस को लगाया, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे गोली मारी थी। ये होता है, कई बार हम नहीं समझ पाते, कई बार लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, बहुत सारी, जैसे अब बिहार में बहुत, जैसे बंगाल में हर इंसान सरकार पे डिपेंडेंट है। बंगाल में एक कंसेप्ट है कट मनी, ठीक है। हम्म। स्कीमें केंद्र सरकार लाती है, पार्टी के वर्कर्स जाते हैं, वो स्कीमें फ्री हैं गरीबों के लिए, गरीबों को बताया हाँ जाता है कि इसका तुमको 1500 देना पड़ेगा। हाँ। तो बात ये है, राइट, कि लोगों को पता नहीं है। जब अब देखो, इसका एक ही रास्ता है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। वो हमको, जैसे बिहार और बंगाल दोनों ही, जब हम स्कूलों की बात करते हैं ना, तो बिहार का जो रिकॉर्ड है वो बहुत नीचे है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इसका यही रास्ता है, लोग परिस्थितियों के शिकार होते हैं, उनको जो उम्मीद दे दे। लोग पढ़े लिखे हैं तो समझ जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं समझदार है तो समझ जाएंगे, पढ़े लिखे इज नॉट दी वे, वो नहीं सही समझदार। रहेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो प्ले करते ही है, और अगर नहीं है तो फिर वो कभी नहीं समझेंगे, और लीडर्स आएंगे। और फिर इसमें लीडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखो क्या होता है, पूरी मशीनरी काम करती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी एक फेनोमेना थे, जबरदस्त, हम्म 2014 में जब उनकी लहर आई, तो जिनको हम्म। नहीं भी जीतना था वो जीत गए। हाँ। सनी देओल ने उनसे पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, जिनको पॉलिटिक्स का पी या कुछ नहीं, उनको मतलब भी नहीं, वो भी जीत गए, तो क्योंकि नरेंद्र पीए को मोदी का अपने नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजते थे ना कि मेरा वही वही पीए संभालेगा। वही कह रहे हैं, हाँ। नरेंद्र मोदी का ऐसा फेनोमेना था। और ऐसे ही लीडर, अब जैसे जयप्रकाश नारायण, भाई वो महान आदमी थे, अब उनकी छत्र छाया में जो भी आएगा वो महान ही होगा, है ना। ऐसा अन्ना हजारे परसेप्शन का बन गया था। मूवमेंट चला था, कितने लोग उससे निकले, कुछ बहुत अच्छे निकले, कुछ, राइट। तो बात इतनी सी है ना, कि ये पूरी मशीन काम करती है। हिटलर, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, अभी हिटलर की मैंने 3-4 किताबें पढ़ी, एक पूरा लेक्चर लिया था मैंने 2 घंटे का। तो हिटलर जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो पूरी दुनिया को प्रोपेगेंडा दिखाता था कि देखो हम कितने अमीर हैं, उसने दुनिया को सपना दिखाया। तीसरा पॉइंट ये है कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार सही टाइम पे सही चीज लग जाती है गुरु। जब अच्छा चल रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं, चाइना इज फुली, बहुत डेवलप है चाइना, इसीलिए वहां पे रेवोल्यूशन तभी होगा जब चाइना में लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन वहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डेवलप है। और जब लोगों को प्रॉब्लम होगी उस समय अगर कोई भी आता है उम्मीद लेके, तो लोग उसको वोट देंगे। हालांकि ये पता चल जाता है, भारत में एक अच्छी बात है, भारत का इंटेलेक्ट, जो इंटेलेक्ट है, कलेक्टिव इंटेलेक्ट भारत का बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। इस बार देखा ना, चुनाव में देखा, ठीक है ना, हम्म। भारतीय जनता पार्टी 240 पे रुकी। तो एक तरीके से भारत ये बताता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, भारत के लोगों को पता है, लेकिन गलत लोगों को तो नहीं आने देंगे। कई बार हो जाता है, गलतियां हो जाती है, नो डाउट। बिहार में हुई, बिहार के केस में हुई, और भी बहुत जगह हुई है राज्य में, क्योंकि बिहार अब चलो
क्योंकि इस तो इतनी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं बिहार के बारे में इतना ओपनली हाँ बोल हाँ सकता हूँ, हाँ हाँ और मुझे पर्सनली बहुत दुख भी होता है उस राज्य के लिए। लेकिन वो है कि जनता समझ जाती है। कुछ एक आध केस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ एक आध केस में तो हमेशा एक वो रहते ही है। नहीं सर, जैसे अब बिहार से अगर हम टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट करें हम्म उसकी नेबर बंगाल के पास, तो हम्म बंगाल की परसेप्शन थी कि बहुत कल्चरल स्टेट है, लिटरेचर, साहित्य, इतने लोग निकले हैं, और वो परसेप्शन रिसेंटली तक भी कहीं टिकी हुई थी कि लोग मानते थे हाँ बंगाल मतलब साहित्य हो गया या शांति का प्रतीक एक तरीके से। बट अब वो बदल रहा है, अब लोगों को दिख रहा है कि वहाँ पे कितनी गरीबी है, लोगों को दिख रहा है कि वहाँ लोग कैसे मैनिपुलेट हो चुके हैं। तो सर ये जो डाउनहिल सिचुएशन जा रही है बंगाल की, एक तो ये बहुत दुखद है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बंगाल की भी कहानी यार, बंगाल का अगर आप इतिहास देखो तो कमाल का इतिहास रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इतिहास उनका इतना शानदार रहा है कि ब्रिटिशर सबसे पहले बंगाल में आए कि यहीं पे प्रेसिडेंसी बनाएंगे। फर्टाइल रहा है, कॉटन कल्टीवेशन सब कुछ यहाँ से। बंगाल उनकी नब्ज थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई 1757 1764, बंगाल पे पूरी पकड़ आ गई इनकी। तो बंगाल हमेशा से, पिछले अगर 2000 सालों का इतिहास देखो तो बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। बंगाल को जीतना हमेशा मुश्किल रहा है, हमेशा। चाहे वो मुगल्स हो, बार बार विद्रोह होते रहे, चाहे वो शेरशाह आया बीच में, बहुत मुश्किल रहा है। ब्रिटिशर ने कंट्रोल किया, लेकिन फिर वहां मतलब जब ब्रिटिशर आए उससे पहले तो भाई नवाब ऑफ बंगाल थे, वो काम कर रहे थे। ब्रिटिशर ने चीजें चेंज कर दी वहां पे। ब्रिटिशर ने क्या किया कि तू पैसा, मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या उगा रहे हो, जो हम बोलेंगे वो उगा लोगे। कॉटन खाएगा नहीं किसान वहां का, कॉटन खाएगा नहीं, इंडिगो खाएगा नहीं, नहीं उगाओ, हमको पैसा चाहिए। एक्चुअली ज्यादातर भारत में, स्पेशली जो नॉर्थ वाले रीजन में, 3 जो एक्ट लाए थे ना ब्रिटिशर, वो आज भी हमको डस रहे। एक्ट क्या? लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो वो लेके आए थे, रैयतवाड़ी सिस्टम कि किसान को दे दो सब, वो नहीं समझ में आया। फिर महलवाड़ी सिस्टम, गांव संभालेंगे, जमींदारी सिस्टम। उसकी वजह से बंगाल परेशान हुआ। बंगाल में एक्सप्लॉइटेशन, बंगाल में वहां से इंटेलेक्ट आया। स्वामी विवेकानंद, एस एन बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। कहते हैं ना, एक आम बंगाली के पास खाना हो ना हो बट किताबें जरूर रहेंगी, हाँ, ऐसा कुछ रहता है वहां पे। फिर भी इतना पिछड़ा क्यों है? मेरे पास तो सर इसका हाँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। अच्छा। सॉरी, मेरा नानी का घर एक्चुअली वहीं है, तो मैं ओ, बचपन से गया हूँ। वहाँ पे एक हमारे मास्टर जी रहते हैं नीचे, तो हम्म उन मतलब उन बंगाली में पढ़े लिखे हैं। उनका मैथ्स मतलब आप इतना अच्छा है कि आप समझिए उन्हें कहीं भी नौकरी मिल सकती है अगर उसको कैरी हम्म फॉरवर्ड करे आज के डेट में। हम्म बट एक तो उनको बंगाली के सिवाय हिंदी या इंग्लिश आती नहीं है, और हम्म दूसरी बात, मतलब इतना टैलेंटेड आदमी कि आप उनको मैथ सॉल्व करते हुए देख लें तो आपको भी लगे कि भाई क्या हो रहा है, कितना प्यारा है। हम्म बट वो जब अपना राशन खरीदते हैं तो 10 रुपए का तेल खरीदते हैं, और वो शाम को वो मूढ़ी आती है वो खा के रह जाते हैं, और रात को वो इतना सा चावल बनाते हैं। तो हम्म ये तो हाल है वहाँ का। सही बात है। वही बता रहे ना कि दिक्कतें हैं, और अब इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। एक तो फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से बंगाल, देखो बंगाल का जब बंटवारा हुआ तो बंगाल के पास से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया 1947 से, जहां से मेन कॉटन कल्टीवेशन जो उनके रेवेन्यू में काफी ज्यादा वृद्धि करता था। ठीक है, उसके बाद वही फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, बंगाल के पास काफी रिसोर्सेज चले गए। विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, एक महान चीफ मिनिस्टर बंगाल के काफी समय तक रहे, लेकिन उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन तो था। ये जो जमीन का घपला करके गए थे ब्रिटिश, जमींदारों के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। ब्रिटिश भयानक एक्सप्लॉइटेशन किया, भयानक, वहां के लोगों का। और उसके बाद नक्सलबारी अपराइजिंग शुरू हो जाती है 1967 में। नक्सलबारी अपराइजिंग के बाद नक्सलिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 1970s में लेफ्ट आ जाता है। लेफ्ट, ट्रेड यूनियंस, कोई इंडस्ट्री पनपने ही नहीं दी। कम्युनिज्म इतना टाटा ज्यादा था, टाटा सिंह वो बहुत फेमस कांड हुआ उसका। हाँ बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल कानून सान्याल जो थे, मतलब आइडियोलॉजिकली जो हैं, इतना अलग हो गया चीजें। भाई कम्युनिज्म तो आपको कैपिटलिज्म तो आने नहीं देगा, लेकिन भारत तो अलग देश है ना, आप हो तो भारत, आप ऐसा तो है नहीं भारत में बाहर हो। लेफ्ट का उदय, अब लेफ्ट का जब उदय हुआ, ट्रेड यूनियंस, ज्यादातर फैक्ट्रीज बंद, प्रोडक्शन बंद,
ज्योति बसु आ गए, 25 साल तक सीएम रहते हैं। लेफ्ट की सरकार तो वैसे 2006 तक चली। ज्योति बसु एक बहुत जबरदस्त लीडर थे। एक बार वो प्रधानमंत्री भी बन जाते 1996 में, वो तो लेफ्ट मानी नहीं। ज्योति बसु बड़े गुस्सा आ गए थे। क्या प्रधानमंत्री, कहानी थी सर, अगर आपको याद हो तो? अरे याद, वो ऐसा था ना कि जब 1996 में, 1996 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गए, तो उसके बाद केंद्र में सरकार किसी की सीटें मिली नहीं थी। कांग्रेस सपोर्ट करने को बाहर से तैयार थी, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 1996 और 1998 के बीच में 2 साल 3 प्रधानमंत्री आए गए। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत फेमस स्पीच थी 13 दिन की, जब उनकी सरकार गिर गई थी, तुमको याद होगा, है ना? 1.5 घंटे की स्पीच, कमाल की स्पीच, सरकारें आएंगी जाएंगी बट ये देश नहीं बटना चाहिए, है ना? तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लेफ्ट के पास सीटें, लेफ्ट वॉज, देखो भारत कितना महान देश है कि तुम चाइना में कभी ये नहीं सोच सकते कि दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन भारत में लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई या मार्क्सिस्ट वो सरकारें बना रही है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी बात है ना? तो उनके पास भी सीटें थी। उस समय ये था कि ज्योति बसु को पीएम बनाइए, लेकिन लेफ्ट नहीं मानी, पार्टी वाले नहीं माने। नो, उनके खुद की पार्टी उनको पीएम बनाने के लिए नहीं ना, मानी। नहीं। और लेफ्ट में क्या होता है ना, इट्स नॉट लीडर सेंट्रिक पार्टी। लेफ्ट में यू आर द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, ठीक है? यहां डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, आपको सबकी सम्मति लेनी पड़ती है, ये रहता है। भले वो एज अ जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है वहां पे डेमोक्रेसी तो नहीं है, बट इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वहां पे। अच्छा, बट ये सर है कि चाइना कितना भी बोले कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जितनी ग्रोथ की है वो विदाउट कैपिटलिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो बर्बाद हो जाएंगे, तुमको पता है चाइना बर्बाद नहीं होगा, हम बर्बाद, अभी कल अगर गूगल बंद हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए। भारत मतलब एज अ, भारत का सर्विस सेक्टर बैठ जाए। हाँ, हम पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। चाइना ने देखो अपना बना लिया, सब सब अपना है उसका, सब सब बाइडूज हो गया, फायरवॉल भी लगा दिए सर। सब वी चैट हो गया, अलीबाबा, सब उसका अपना है। उसको बहुत पहले पता चल गया था कि हम ये अमेरिकन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम डिपेंडेंट हैं। खैर, मैं बंगाल की बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा यार कंप्लीट कर लूं कि वो फिर हिस्ट्री हाँ, टूट बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल। हाँ है ना? तो क्या हुआ कि फिर लेफ्ट की सरकार आई, ज्योति बसु आए। हाँ अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे 3 ग्रुप हो गए बंगाल में। एक तो वो ग्रुप था जो किसान था। आज भी बंगाल में किसान 70% दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बहुत जमीनें हैं। अर्बन टू रूरल रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। गांव में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, जो कि डिपेंडेंट है कहाँ पे? सरकार के ऊपर। अब सरकार जो है, लेफ्ट जब सरकार आई तो वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी। लेफ्ट क्या करते हैं ना कि वो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के वो आपके पास जाएंगे और आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन इसका इफेक्ट नेगेटिव हुआ। सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने से ही काम नहीं चलेगा, राइट? उनका पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ था, ग्रुप बने हुए थे, गांव गांव में जाते थे, लोगों को बोलते थे ये है वो है पॉलिटिक्स, ये वो। तो उन्होंने ना खून में पॉलिटिक्स घुसा दी बंगाल के लोगों के। फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि कैपिटलिज्म नेगेटिव, इंडस्ट्री आप, क्योंकि ये बात करता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म बुरी चीज नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। हर आइडियोलॉजी अगर वो एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम ऑफ कम्युनिज्म एंड एक्सट्रीम ऑफ जो कैपिटलिज्म या फिर जो राइटिस्ट है, वो भी बहुत डेंजरस है, ठीक है? हर आइडियोलॉजी ठीक है अपने में। तो अब लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि क्या वो डेवलप हो रहा है, वो राज्य डेवलप हो रहा है? नहीं हुआ। नहीं। इंडस्ट्री नहीं आ पाई। उसके बाद क्या हुआ? लंबे समय तक लेफ्ट का रूल चलता है, 2006 तक, 1970 से शुरू, 76 से पूरा 2006 तक। 2000 में ज्योति बसु जो है वो सीएम नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते हैं। इस 30 साल में बंगाल का लिटरली कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनीज तो आप इंडस्ट्री वहां पे लगा नहीं सकते। बिरला जी पीट दिए गए थे भाई, बहुत फेमस इंसिडेंट है। इंडस्ट्री लगाने, फैक्ट्री लगाने गए थे, उनको निकाल के उन्होंने फिर बोल दिया था कि मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा। फैक्ट्री लगाने गए थे और वहीं पे यूनियन, ट्रेड यूनियंस का बहुत दबदबा वहां पे, लगा के पीट दिया। क्या अरे नैनो का रिसेंट एग्जांपल हो ना, टाटा नैनो, ममता बनर्जी उसी से तो आई। 2008 में टाटा नैनो की फैक्ट्री बंगाल में लग रही थी, प्रोटेस्ट हुए, लोगों को बहकाया, लोगों को मैनिपुलेट किया, गुजरात चले ममता गए। बनर्जी आई भी थी तो लोगों को लगता था कि सच में कुछ चेंज हो रहा है, या फिर
पता नहीं, देखो बट चीज़ें हुई नहीं उस हिसाब से। ममता बनर्जी जो है, उन्होंने लेफ्ट की ही पार्टी को आगे बढ़ाया, लेफ्ट आइडियोलॉजी को ही आगे किया। वो भले ही टीएमसी हैं, लेकिन उनको ये पता था कि लोग, ये 30 साल ना एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। 30 साल 35 साल, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लोग ढल जाते हैं उस माहौल में। केव थ्योरी बताई थी ना प्लेटो ने, कि आप अपनी गुफा में हो तो आपके लिए वही घर है, लेकिन बाहर तो जाओ, हाँ। तब तो पता चलेगा। तो वहां ये है प्रॉब्लम वहां पे, राइट। तो अब क्या हुआ कि यहां जब 2011 में टीएमसी आती है, उनके पास, देखो लेफ्ट के पास तो अपना कैडर था, इनके पास नहीं था। इन्होंने भी वही चीज, ओल्ड चीज पे ही वो पूरे गए कि जाओ कैडर बनाओ, कट मनी, सिंडिकेट, जाके पैसे लो, प्रोटेक्शन बोलो कि गुंडे से हम प्रोटेक्शन देंगे, हम गुंडों से प्रोटेक्शन देंगे। बहुत अजीब वो गरीब चीज। होना चाहिए डेवलपमेंट, नहीं हुआ। अर्बन एरियाज वहां पे देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में कलकत्ता अच्छा कर रहा है, आई मीन बंगाल इट्स डूइंग गुड। इंजीनियर्स जो हैं, एक चीज और हुई ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, एक और बताता हूँ मैं किस्सा तुमको, अभी याद आता जा रहा है मुझे। हाँ बताओ। बंगाल में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स थे, ठीक है। बंगाल का जूट के बाद, जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है बंगाल। सेकंड, फर्स्ट पे इंजीनियर्स थे, 45% बंगाल में इंजीनियर्स थे। प्रॉब्लम ये हुई कि जो 1965 से 71 का वॉरिंग पीरियड था ना, भारत वॉर में गया, तो रेलवे में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से अब रेलवे में इन्वेस्टमेंट तो भाई वही है कि इंजीनियर्स को उतनी जॉब मिली नहीं, तो रातों रात वो भी बेरोजगार हो गए। अब वही मैंने बताया कि जब आप परेशान हो और आपको कोई उम्मीद की किरण दिख जाए, ऊपर से एक्सप्लॉयटेशन अलग चल रहा है जमींदारों का। नक्सलबारी में एक जमींदार को पीट दिया था, इतना परेशान हो गए थे लोग। तो वही चाणक्य ने जैसे कहा है कि भाई राजा का हित प्रजा के हित में है। अब ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, प्रजा को क्या चाहिए मैनिपुलेट कर ले गए, और लंबे समय तक इन्होंने राज किया। ये बताते तो थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे बट हमारे होते नहीं मम्मी थे। पापा, जब याद करो कि जब हम लोग को क्रिकेट खेलने जाना होता था, तो हमारे मम्मी कहते थे बेटा पढ़ो, बैठ के पढ़ लो, क्रिकेट तुम दिन भर खेल रहे हो, 2 दिन तो पढ़ लो। हम कहते नहीं, क्रिकेट खेलेंगे। हमको उस समय तो क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता था, बड़ा। लेकिन बाद में बहुत लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो वही बात है कि लोगों ने सही नहीं समझा और फिर आगे चलेगा। अब इसमें लोगों की भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बंगाल में भी बहुत गरीबी है, बहुत ज्यादा। जैसा तुमने बताया, इतने इंटेलेक्चुअल, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज वेस्ट बंगाल। बहुत इंटेलेक्ट है, कमाल के लोग हैं, उनका दिमाग ही अलग लेवल पे चलता है। कोई भी अगर तुम्हारे क्लासरूम में बंगाली होगा, नंबर 1 साइंस मैथ्स, उसको ये टिप पे जो था तुमने सर, था। वो मेरी उधर क्लास का इक्वेशन। टॉपर बंगाली था। मुझे याद है मैं एमएससी में पढ़ रहा था, तो एक हमारी बंगाली थी, ठीक है। उधर ससुरी इक्वेशन नहीं लिखी क्वांटम फिजिक्स की, पीछे का आंसर आ रहे हैं √3/4। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट। बट वही है कि बंगाल उतना डेवलप नहीं कर पाया, और इसमें अगेन पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और देखो वही है कि अभी हल्दिया और दुर्गापुर जैसे कुछ शहर हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंगाल के नंबर्स नीचे जाते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, जिसमें ये बोला था कि जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था, कि भारत में से बहुत सारे राज्य हैं जो बैंकरप्ट हो सकते हैं, और बहुत दिक्कतें हैं। बंगाल में फ्रीबीज का भी कल्चर काफी ज्यादा चलता है, फ्री की रेवड़ियां बांटो, क्योंकि लोग तभी आपको वोट करेंगे। अच्छा हाँ सर, अभी थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे। कई बार हम न्यूज़ सुनते हैं, कई बार खबरें आती हैं, अभी भी पाकिस्तान से है कि तेल मिल गया है बहुत ज़्यादा, ऑयल का भंडार मिला है। अच्छा, तो पहली बार पाकिस्तान से आई है तो मेरे को भरोसा करने में थोड़ा मुश्किल है। फिर दूसरी बात कि अगर मिल भी गया तो आपको लगता है वो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे उस तरीके से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाकिस्तान खुद ही अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन्हीं का तेल निकल रहा है, वो क्या तेल निकाली। अगले 5 सालों में पाकिस्तान बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत दिक्कत, समाज उनका, मतलब लोग, देखो लोग हर जगह के सही होते हैं। तो विश्वास नहीं करोगे, जब तुम चाइना जाओगे ना, तुमको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करेंगे वहां के लोग। इंडियंस को इतना मानते हैं, इंडियंस की इज्जत बहुत है, इंडियन पासपोर्ट की भले इज्जत हो ना हो, इंडियंस की इज्जत बहुत है। पाकिस्तान में भी सेम है यार, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान देखो, एक चीज समझो, मैं देखो इशारों में बताऊंगा, है ना, समझना, लोग भी समझे इसको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान, जब अभी कुमार विश्वास का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा कि महमूद घोरी और महमूद अफ गजनी पे पाकिस्तान अपनी मिसाइल के नाम रखता है। अरे मूर्खों, घोरी और गजनी सबसे बुरा हाल उन्होंने पाकिस्तान का किया था। राजा दाहिर राजा थे उस समय, औरतों को उठा ले गया था, वो क्या किया, जला दिया, तुम उस पे नाम रख रहे हो।
इस्लाम आया 1000 साल पहले, 1400 साल पहले। भारत में इस्लाम आया 1000 साल पहले प्रॉपर। मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ो, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, महमूद गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान मार मार के भूसी बिगाड़ देते हैं, निकल पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। सेकेंड बैटल वो मारते नहीं उसे, क्योंकि हमारे जो कहते हैं संस्कार वो ऐसे नहीं है, मारते नहीं, छोड़ देते। ऐसे थे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में धोखे से वो जीत जाता है, वहां से इस्लाम भारत में आया। अब अगर तुम पाकिस्तान में लोगों का इतिहास निकालो कि उनके फोर फादर्स कौन थे, तो तुमको बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी, राइट। पंजाब कहाँ, पाकिस्तान का पंजाब, भारत का इस्लाम बिल्कुल अलग है, पूरा अलग है। तुम ये क्यों नहीं समझते? जब भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम अपने भाई बहनों को ही खत्म कर रहे हो, तुमको ये समझना पड़ेगा। तुम अपने भाई बहनों पे ही हमला कर रहे हो। जब भी हम बटे हैं, हम कटे हैं, है ना। पाकिस्तान का पंजाब है, वहां की कैपिटल लाहौर है। वो कौन सा पंजाब था भाई? महाराजा रंजीत सिंह, यही पूरा का पूरा पंजाब था, राइट। हमको ये समझना पड़ेगा फोर फादर्स कौन है, कहां से हैं हम, हमको इतिहास में जाना पड़ेगा, राइट। अब बट सर पाकिस्तान उसका में आता है कि अगर मैं आपको प्रेजेंट करूं तो उसका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि हो सकता है फोर फादर्स जैसे भी हो, जो भी रहे हो, बट आज के डेट में हमें, जैसे उनका ये था कि एवोल्यूशन आदमी समझता है, आगे बढ़ता है लाइफ में, तो हम उस हिसाब से हम नए रिलीजन को, नए कल्चर को एम्ब्रेस कर चुके हैं। हमारे हिसाब से ये बेटर है, तो इसीलिए जो भी हमारे फोर फादर्स ने किया, हम उसकी कोई इज्जत या फिर हम उसको उस तरीके से नहीं मानते जैसा आप चाहते हैं कि हम उसको माने। ये आर्ग्यूमेंट मेरा होता कहने का मतलब ये है कि इस पे बहस होनी नहीं चाहिए। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि जिस तरीके से वो नफरत फैलाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, जिस तरीके से वो दिक्कत पैदा करते हैं, तो उनको एक बार ये चीज समझनी चाहिए कि वो कौन है, कहां से आए हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान भारत के साथ मिल जाएगा। आज अब तुम आम पाकिस्तानी से पूछो तो वो बोलेगा भारत से मिला दो, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि है। बिल्कुल। आज एक डॉक्टर को मारा गया और उसके बीवी बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बीवी है, एक बच्ची है छोटी सी, उसको मार दिया गया पीट पीट के, मतलब गोली मार दी और उसके लाश तक क्रियाक्रम नहीं करने दिया गया। एक लड़की जाती है, उसने कुछ पहना हुआ है ना, उसमें कुछ उर्दू के कुछ वो है, उर्दू एक तो पहले भारत से निकली है, मैं बता दूं, ठीक है। तो कुछ पहना हुआ है, उसको पुलिस स्टेशन में मॉलेस्ट करने, लाहौर की भरी बाजार में उसको मॉलेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये तो तुम ब्लास्फेमी कर रहे हो। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि तुम माफी मांगो। ये हालात है, ठीक है। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो बहुत पीछे गया है। अगर आप डेवलप हो रहे हो, आपको कोई नहीं बोलता। दुबई, यूएई, दुबई इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे सेफेस्ट शहर है, डेवलपमेंट है वहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो कट्टरता जिस लेवल पे गई है, वो देश बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो रहा है। सर सरप्राइजिंगली वो बांग्लादेश में भी ट्रांसलेट हो गया आज के डेट में। बिल्कुल यार, ये सब प्रोपागेंडा है। जमात का आईएसआई पूरा सपोर्ट करती है जमात को। बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है, बहुत बड़ा, किस तरीके से इन्होंने काम किया है और जिस तरीके से ये काम करते हैं, और ये बहुत डेंजरस है। भारत के लिए दिक्कत की बात तो है बहुत बड़ी, भारत घिर चुका है यार, टू बी वेरी फ्रैंक। इसीलिए भारत जो है ना, दूर दूर के देशों से अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है, और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म समझ में आएगा। जैसे पाकिस्तान 2021 में तालिबान को लेके आया, लॉन्ग टर्म उसको समझ में आ गया कि तालिबान अब पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है, हाँ। पाकिस्तान को ही तोड़ रहा है वो। हाँ। तो वही चीज है। तो पाकिस्तान में रिजर्व मिल जाए, कितने भी मिल जाए, लेकिन वो नहीं, वो एज अ, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, एज अ सोसाइटी दे आर डूम्ड। क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। कराची में एक मॉल खुलता है, उसको लूट लेते अरे हैं हाँ, लोग, मैंने देखी थी वो वीडियो। लूट लेते हैं लोग, है ना। वहां के लोगों को भी एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक रिफॉर्मर की जरूरत है। नॉट अ लीडर, अ रिफॉर्मर। बट क्या वो आ पाएगा? आई हाईली डाउट दैट, हाईली डाउट दैट। क्योंकि वही है कि जब आप अच्छी सोच को जगह देते हो, है ना। भाई इस्लाम में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत रिलीजन है वो। अगर कोई सही से कुरान को फॉलो कर ले, तो एक बहुत अच्छा आदमी बन जाए।
लेकिन जिस तरीके से ये लोग धर्म गुरु जो इंटरप्रेट करते हैं, जो सिखाया जाता है, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नफरती चीजें पैदा कर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने जो तुमने बोला था ना कि सांप तुमको डसेगा, वो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बोला था। वीके सिंह ने भी बात कि इतने सांप ना पालो कि तुम्ही को डस ले। नहीं, सुषमा स्वराज ने ये बोला था कि जिनके खुद के घर शीशे हाँ के भाई, होते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। हाँ मतलब इसी तरीके का। हाँ। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इट इज वेरी आयरॉनिक। अब वही है कि वो तेल के भंडार तो मिलेंगे, पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है, बलूचिस्तान में बहुत रिजर्व हैं भाई, जाहिर सी बात है, अरेबियन सी है, हाई ऑयल फील्ड, आप खोदोगे तो बहुत भंडार मिलेंगे, बट वो नहीं होने वाला, इट विल नेवर एवर। वैसे ही बलूचिस्तान में इशू चल रहा है यार, वहाँ के रिसोर्सेज को लेके। अभी एक हफ्ते पहले 100 पुलिस वालों को मार दिया, जो कि वही मैं बता रहा हूँ ना कि अब लोगों को निकाल निकाल के मारा, और आई कार्ड देके पंजाबी और सर पे गोली मारी। कितना गलत है, गलत है ये। नहीं आम लोग हैं भाई, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मार दिया तुमने। क्यों मारा? पाकिस्तान सरकार की वजह से, आईएसआई और आर्मी की वजह से, इनकी वजह से मारा। तो ये बात है सर, हमारे यहाँ भी खबरें आती रहती हैं कि तेल के भंडार मिल गए। राजस्थान में आई गेस 2 साल पहले एक खबर आई थी, शायद आपने कवर भी की थी, मेरे को याद है तो, कि ऑयल मिला है। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास भी ऐसी खबर है कि 70 साल तक आपका ऑयल का नीड ख़त्म हो जाएगा। बट यही सर मेरे को लगता है कि कई बार ये खबरें हो सकता है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए ना हो, कि इसमें कुछ सब्सटेंस भी हो या ना हो। क्योंकि मैं तो बचपन से ऐसे खबरें सुनते आ रहा हूँ, बट उसका कुछ आगे जाके मटीरियलाइज होता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि 4-5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले सर्वे होता है उस एरिया का, राइट, और उसके बाद बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग इक्विपमेंट से वेव्स फेंकी जाती हैं, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसको मैच हो जाए, यानी कि हाँ भंडार तो है, भंडार हर जगह है, बहुत है, ठीक है, भंडार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्हीं भंडारों की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर ये नहीं होना तो पूरी मिली होगी डेफिनेटली। जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिलने ही है वहां पे, क्यों नहीं मिले? जहां पहाड़ है वहां रिजर्व होंगे ही होंगे। नॉर्थ ईस्ट में मिले, और जैसा कि तुमने मतलब राजस्थान में भी होंगे, अरावली है वहां पे, रेगिस्तान, तो वो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि उन सबको रियलिटी में आने में टाइम लगता है। जैसे पाकिस्तान में भी जो तेल के भंडार मिले, तो अभी अगर मान लो सब कुछ ठीक रहता है, जो कि नहीं रहने वाला है, तो भी 15 साल लग जाएंगे उनको, 15 से 20 साल, राइट। तो सर उतने में तो तेल का कंजम्पशन ही ड्रास्टिकली ख़त्म हो जाएगा। ये खत्म तो नहीं होगा तेल का कंजम्पशन, मतलब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम होगा हाँ। नहीं, अब पता नहीं वैसे तो, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है यार, तेल का कंजम्पशन ना एक हम एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे खड़े हुए हैं, और ये हमको समझना पड़ेगा। भारत के पास बड़ी दिक्कत है, बहुत। भारत तो वही सोच रहा हूँ, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि एक तो वही है ना कि तेल की बात है। अब हम क्या करें? यूरोपियन और अमेरिका कह रहा है कि कार्बन जीरो जाओ। अब ससुर तुमने तो इतना कार्बन यूज कर करके कर लिया, अब भारत ये आर्ग्यूमेंट है, हाँ। भारत और चाइना यहाँ पे एक साथ खड़े हैं कि इतना तुमने तो कार्बन निकाल के अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया, और जब हमारी डेवलप करने की बारी है तो तुम बोल रहे हो सब बंद करो। लेकिन बंद करना है आपको, वरना बर्बाद हो जाओगे। आज क्लाइमेट चेंज आपको दिख रहा है, प्रैक्टिकल है। 1000 साल पहले जब ये बोलता था, ग्रेटा थनबर्ग बोलती तो मजाक उड़ाया जाता था, बट आज तो दिख रहा है ना कि शहर डूब रहे हैं, है ना, सब इट इज विजिबल। गर्मी पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है। तो ये समझना पड़ेगा, तेल का कंजम्पशन कम होगा नहीं होगा ये पता नहीं यार मुझे तो, इनफैक्ट। लेकिन हाँ ये चीज है कि भंडार तो जरूर है ढूंढने, भारत को तो बहुत जरूरत है भंडारों की, क्योंकि भारत एनर्जी एक्सपोर्ट करता है और हमारा बहुत पैसा उसमें जाता है, बहुत ज्यादा। कोई $100 बिलियन का सॉरी, शायद इंपोर्ट करता है, आसपास। आई एम सॉरी, एक्सपोर्ट बोलते हैं, हाँ, इंपोर्ट करता है। $100 बिलियन का हम शायद एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्ट, हाँ इतना ही होगा, आई डोंट नो, मतलब ये पर थोड़ा आंकड़ा चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो बट हाँ शायद इतना ही होगा बिल्कुल। पता है। तो सर ये $100 बिलियन मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा 1 नंबर है। बिलियन डॉलर इक्वल टू 8,000 करोड़ कितना हो गया, तो उस हिसाब से लगा लो, है ना, 8 80 लाख हज़ार करोड़, 8 करोड़ बहुत चला गया यार। वो तो वही कह रहे हैं ना कि हाँ, देखिए, आपके 8 लाख पास करोड़। आज आपके पास और कोई चारा नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। क्योंकि आप करोगे क्या? ई व्हीकल आया, फेम आई, लोगों ने बोला भाग हमको नहीं लेना, पैसा है। अभी हाइड्रोजन का आ रहा। हाइड्रोजन तो क्यों नहीं लेना है भाई, उनकी भी बात सही है। मैं मुझे जब 4 लाख 5 लाख में बढ़िया अच्छी कार मिल रही है, पेट्रोल डाल के मैं चलाऊंगा मस्त,
उसी कार को मैं क्यों 12 लाख में लूंगा? क्योंकि बिजली से चल रही है और बिजली के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी। हाँ भारत में ना क्या है ना कि एक देखो, अमेरिकन और यूरोपियंस, तुम उनको 100 रुपए दोगे, वो कोई चीज बेचोगे, वो 100 रुपए तो 1000 रुपए की ले लेंगे। तुम बोलोगे 100 रुपए के, वो 1000 रुपए दे देंगे तुमको। लेकिन भारत को ना तुम 100 रुपए की चीज बेचोगे ना, वो 10 रुपए की लेंगे। भारतीयों को ना कोई भी सामान बेचना बहुत मुश्किल होता है गुरु, ठीक है। लेकिन ये हमारी नेसेसिटी है, ये हमको करना पड़ेगा। मुझे दुख होता है जैसे पटाखे बैन की बात की गई है, भाई जरूरी है यार। दिल्ली में ये बोला गया है कि अभी आप पटाखे नहीं जलाएंगे न्यू ईयर तक, जरूरी है वो, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इसको जज्बाती मत होइए, जज्बाती होके नहीं करना है हमको इस समय सबसे ज्यादा जरूरी कि हम बचे रहें, हम जिंदा रहें, क्योंकि जिस तरीके से हम जा रहे हैं अगर कुछ नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। 2050 कितनी रिपोर्ट्स, अभी 4 रिपोर्ट्स तो मैंने कवर की थी। बट सर एक डाउट है मेरा, जैसे ये पर्सनल डाउट है कि ऐसे कई रिपोर्ट्स आती है जो फायर क्रैकर्स का पोल्यूशन होता है वो बहुत मिनिमल होता है, अनमैच्ड होता है कंपेयर टू व्हीकुलर या कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन। तो एक दिन के लिए फायर क्रैकर्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उससे मतलब दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखो, अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन पता है किससे होता है? व्हीकल से तो होता है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है नॉनवेज खाने से, सबसे ये ज्यादा, नहीं पता है मुझे, सबसे ज्यादा। ये कैसे होता है? बीफ, नॉनवेज को जो स्पेशली जो रेड मीट होता है उसको जो प्रोसेस करने में जितनी गैस लगती है और जो वो एमिट करते हैं, बहुत डेंजरस है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं भूल रहा हूं, मैंने कई बार इस पे लेक्चर भी लिया है। लेकिन 30 से 40% जो लैंड हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियन कम है, नॉनवेज ज्यादा है, जितना ज्यादा नॉनवेज उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। प्लस वो जो प्रोसेस करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाता है, जो आप पालते हो जो मवेशियों को, वो और ज्यादा हाइड्रोकार्बन एमिट करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, वाटर उतना यूज होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज है उसको आप बंद करिए। आप बंद तो नहीं कर सकते बट रेगुलेट करिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो तुमने बोला, यहां पे देखो बात एक दिन की नहीं है ना, कि एक दिन फायर क्रैकर्स, बात है सही गलत की, क्या वो सही है? ये चीज हम रोक सकते हैं। दिवाली जो है वो दीपों से हम पूरा शहर सजाते हैं, हम खुशियां बांटते हैं, पटाखे आप जलाइए। लेकिन अगर उस पटाखे जलाने से कोई इंसान मर रहा है, मर सकता है, रियलिटी है ये। अगर प्रॉब्लम हो रही है, 20 सिगरेट आप पी रहे हो डेली, हमको नहीं पता चलेगा, हो सकता है कोई अस्थमा का पेशेंट हो या कोई पेशेंट हो, तो माइट भी पॉसिबल कि उसको प्रॉब्लम कर दे वो। यहां मैंने वही बताना, जज्बाती होने की बात नहीं है, एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। AQI कितना होना चाहिए? एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे। नॉर्मल हमारा AQI 100 रहता है, 100-150, हाँ 81 देखा। तो नॉर्मल हमारा AQI इतना रहता है। अभी जाड़ा आएगा, ये और बढ़ेगा, बहुत दिक्कत, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, आप कुछ कर नहीं सकते। दिल्ली और ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है ना। जहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वहां आप जलाओ, लेकिन जहां ये दिक्कत है वहां क्यों ही जलाना? मतलब इसका आप एक ऐसी चीज देखो, हमको इन, मैंने क्या बताया, हमको इन सारी चीजों को छोड़ के अपने प्लैनेट को बचाना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। अब इसमें अगर हमको नॉन वेज से वेजिटेरियन होना, करो। अगर हमको, क्योंकि मैं इसके भी सख्त खिलाफ हूं कि कोई जानवर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको हमको पटाखे को बंद करना है, करिए। अगर हमको व्हीकल को रोकना है, रोकिए, वरना हम ही नहीं बचेंगे। इंसान ने अपनी कब्र खुद खोद के रखी है। हमने अपने आप को बचाने के लिए प्रजातियों की प्रजातियां मिटा दी है ना। रोज खबरें छपती है। अब वक्त है कि हमको कुछ करना चाहिए, ठीक है। और हम सबको मिलके इस पे साथ देना, इस पे जज्बाती होने की बात नहीं है कि एक दिन या 2 दिन या 4 दिन। एक और मेरा सवाल इसी पॉइंट पे कि जैसे कोई भी चीज़ अगर बैन करते हैं, बंद करते हैं, तो उसका ब्लैक मार्केट बिल्कुल राइज हो जाता है। तो फिर हम उसको कैसे, उस चैलेंज को कैसे रोक सकते हैं? यार ब्लैक देखो, मार्केट में जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछले या उसके पिछले साल बैन हुए थे फायर क्रैकर्स दिल्ली में, बट फूटे, ज़्यादा बिल्कुल ही फूटे, फूटे उसके हिसाब से। बिल्कुल। अरे तुम ये बोल रहे हो, लखनऊ में हम बगल में मार्केट लगी थी, यहीं पे मेरी पैर पूरा मतलब यार। तो अब यही चीज तो फिगर आउट करनी है ना। मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि इस चीज को बैन करना जरूरी है। शराब को बैन करिए ना करिए, लेकिन कुछ चीजों को आपको बैन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। अब अगर इसका ब्लैक मार्केट हो रहा है तो भाई अथॉरिटीज फेल हो रही हैं कहीं ना कहीं, है ना।
तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इसको नोबडी, भाई आप जलाना चाहो जलाओ, जैसे मैं शराब या कुछ नहीं पीता, राइट। अब मेरे सामने कोई अगर शराब पी रहा है बहुत ज्यादा, तो मुझसे कहता तुम पियो, मैं कहा नहीं पीऊंगा। कहता है मैं अपने अपने तर्क देने लगता है। मैंने कहा भाई पीना है पियो, मैं तुमको समझा फ्री सकता विल है आपकी। हूँ, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे आपका ही नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन चीजों से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि इस समय हमारी प्रायोरिटी इन्वायरमेंट को बचाना है, बहुत जरूरी है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाड़ा आ रहा है, ठीक है, हाँ और वहां पे फायर क्रैकर्स अलाउ कर देने चाहिए जहां पे एक्यूआई नॉर्मल है, नॉट एन इशू, वहां पे आप अलाउ कर दो। बट जहां नॉर्मल नहीं है, जैसे दिल्ली में नॉर्मल नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बिल्कुल। मुश्किल आप करिए। आप दिवाली तो भाई देखो, दुनिया का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, भाई अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया दिवाली को, तो सबसे शानदार त्योहार है, सबसे हैपनिंग त्योहार है, मनाइए उससे, कोई बहुत बढ़िया बात नहीं। लेकिन बस ये देखें कि वही है कि थोड़ा सा पॉल्यूशन ना हो और चीजें बेटर हो। और अगर ये बिक रहा है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो ये तो फिर भाई अथॉरिटीज देखेगी, तो उनसे पूछना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है। नहीं हमने तेल की बात की, तो अब हम यूएसए की भी बात कर लेते हैं इस पर, कि तेल के लिए इतने युद्ध हो गए, इतनी चीज़ें हो गई, अब डिफेंस पे और डिफेंस आर्म्स पे युद्ध हो रहे हैं। सर एक वाइड चर्चा होती है लोगों के बीच कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो अमेरिका तब तक साथ देगा यूक्रेन का जब तक आखिरी यूक्रेनियन नहीं चला जाता, कि मतलब वो आखिरी यूक्रेनियन तक अमेरिका डटा रहेगा। इसलिए नहीं डटा रहेगा कि वो बहुत भाई भाई हैं आपस में, इसलिए क्योंकि उनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। हम्म। तो इन सब समीकरण में एंड कैसे होगी ये यूक्रेन रशिया की वॉर? यार अगर एंड इसका ओवरव्यू आप दे सकते हैं। हो जाएगी, मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में हो जाएगी। और इसमें अच्छा। एंड तो बातचीत ही एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसी से ही होगी। कुछ रशिया को झुकना पड़ेगा, कुछ यूक्रेन को झुकना पड़ेगा, किसी एक को मीडिएटर बनना पड़ेगा। बट अब दोनों ही युद्ध नहीं झेल पा रहे, और रशिया तो बिल्कुल नहीं झेल पा रहा है ना। यूक्रेन की भी हालात बहुत खराब है, तो बहुत नुकसान हुआ है। कहते ना कि मैंने वो मूवी बताई, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई, देखना फायर और तब देखिए, उसमें यही हाँ। बताया कि युद्ध होता है, 1945 की कहानी, भाई बहनों, इसमें युद्ध होता है, लेकिन आम लोगों के ऊपर कितना खतरनाक असर पड़ता है ना। एन फ्रैंक की कहानी सर। एंड हाँ बिल्कुल, उन्होंने डायरी लिखी पूरी। तो ऐसा देयर आर मेनी एग्जाम्पल। तो अब यार वही है ना कि कब तक चलेगा ये, तो मुझे लगता है कि अभी एंड होगा, होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत समय क्यों तक। ऐसा सर, कुछ कैसे कोई रीजंस हो, एविडेंस हो? रीजन यार इसलिए है क्योंकि देखो, एक तो एग्जॉस्ट हो गए हैं दोनों देश, ठीक है, दोनों तरीके से, मैन पावर से भी, पैसे से भी, कितनी बर्बादी करोगे, ठीक है। दूसरा, अब अमेरिका से भी ये बार बार प्रेशर आ रहा है कि क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, राइट। तो अमेरिका भी इस समय नहीं चाहता कि कुछ हो कुछ नहीं हो, तो देश यही सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। तीसरा जो है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन इज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है, तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये युद्ध और तेज हुआ तो तेल के दाम और बढ़ेंगे, राइट। और चौथा ये है कि कुछ हो नहीं रहा है युद्ध में, कोई जीत नहीं रहा है ना कोई हार रहा है, बस वैसे ही है जैसा है, राइट। रशिया ने तो इंडियंस को, अभी मैंने इंडियंस को लेक्चर कवर किया था कि वो भारत भारत जो इंडियंस हैं उनको उन्होंने हाँ रिक्रूट किया हुआ है, वहां से फ्रंट लाइन पर जाके लड़ो। सही। तो ये चार अपने पांच लोग तो हैं जिसकी वजह से ये युद्ध रुकना चाहिए, है ना। अब वो डिपेंड करता है दोनों देशों पे, ये रोकते हैं नहीं रोकते, क्योंकि देखो यूक्रेन की को फंडिंग की कमी नहीं है, हाँ अमेरिका और यूरोप बहुत पैसा फेंक रहे हैं, नेटो पूरा पैसा फेंक रहा है। रशिया को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि रशिया के साथ चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है ना। लेकिन वही चीज है कि कब तक होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए हैं अभी तक। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होनी चाहिए, और ये युद्ध मार्च या अप्रैल तक रुकना चाहिए, और नहीं रुके तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अच्छा। मेरे को बहुत सीरियस डाउट है, बहुत डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, माननीय भी थे, होंगे भी, बट मानना था कि पुतिन जाएगा और 24 घंटे में यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा। पुतिन 48 घंटे में कीव पे हमला हो रहा है, कीव ख़त्म हो रहा है। अभी शायद 2-3 साल होने को आए हैं, बट कीव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग। प्रीतीश, लिटरली मैंने भी यही बोला था अपने लेक्चर्स में, मुझे आज भी याद है कि 2 हफ्ते लगे, 2 हफ्ते, हाँ और 2 हफ्ते ही लगते, 2 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते लगते, खत्म हो जाता। अमेरिका ने सपोर्ट किया,
और वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो बंदा कमाल है, उसकी जज्बा बहुत तगड़ा, बहुत, हालांकि यूक्रेन भारत के साथ कभी नहीं रहा है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वो भारत उसमें एंटी इंडिया ही, मतलब कश्मीर कश्मीर मुद्दे पे उसने भारत का साथ नहीं दिया है हाँ ना। ऑफ कोर्स, तो पाकिस्तान के हाँ, डिफेंस टाइप्स भी थे उनके लेकिन साथ। नैतिक तौर पे भारत हमेशा खड़ा है, और ये सबने सोचा था, बट देखो वही है ना कि सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने बहुत पैसे दिए, अनगिनत पैसे, मिसाइल, टेक्नोलॉजी। तुम लड़ रहे हो उधर, गूगल मैप उधर, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी उनको दी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी यहाँ पे सारी कंपनी जिन्होंने यूक्रेन की, उधर से सीधा लोकेशन, हमारे कारगिल वॉर में हमने अमेरिका से बोला था गूगल दे दो उनको, है ना। हम्म। कारगिल वॉर इस हम्म। दुनिया का आज तक का सबसे शानदार वॉर है जो भारत ने जीता, और क्या हीरोइक, क्योंकि ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर गए, हाँ। ठीक है। तो नहीं दिया, अगर गूगल दे देते ना तो वो हम भी 3-4 दिन में खत्म कर देते, क्योंकि लोकेशन ही पता चल जाती, सीधा वही एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे निशाना मारते, खेल खत्म। तो यहाँ टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है अमेरिका, और यूरोप पैसे दे रहा है, तगड़े पैसे दे रहा है, जबरदस्त हथियार दे रहा है, तो क्यों नहीं ये वॉर चलेगा जब आपके पास सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए। और ऐसा तो है नहीं, यूक्रेन और रशिया की पॉपुलेशन लगभग लगभग एक ही जैसी है, एक ही है, मतलब अच्छा ऐसा। मेरे को हाँ, ये समझाइए सर, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों की परेशानियां हैं, लोग एट द एंड ऑफ द डे वॉर हो रहा है तो लोग जो हैं वो दुखी होंगे, और किसी के घर का कोई जाएगा, और कोई माँ अपना बेटा खोएगी, कोई अपना पति खोएगी, आजकल लोग अपने बीवियाँ भी खो रहे हैं ऐसा। तो सर इस सब सिचुएशंस में यूक्रेन को एज अ स्मॉलर नेशन, कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी हैसियत नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल होगी, बट क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने लोगों के हित में कॉम्प्रोमाइज़ करने पे टेबल पे आएँ, और अगर हो भी सकता है कि ज़्यादा शेयर देना पड़े, कुछ देना पड़े, ये वॉर रुकवाएं आज के डेट में। यार देखो इसमें क्या है ना कि जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना आगे बढ़ता है, एक एरिया को कब्जा किया हम्म। और बोला ले लो ये, वो फिर और आगे बढ़ेगा। हम्म। जब टेरिटरी की बात आती है ना तो कोई देश कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्यों, वो एक लेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो लेंगे और आगे, दे विल नेवर स्टॉप। रशिया ने यूक्रेन क्रीमिया को कब्जा किया 2014 में, फिर आगे बढ़ गया, हम्म। हम्म। कितना आगे बढ़ेगा। हिस्ट्री जो है ना, इसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ये हिस्टोरिकली रशिया का पार्ट था, रशिया चाहता है ये ले ले। तिब्बत चाइना का पार्ट रहा, चाइना ने ले लिया 1950 आते आते, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, है ना। तो बात इतनी सी है। दूसरा पॉइंट देखो, लोग जो है ना यार, एक तो ये ग्लोबल वॉर नहीं है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया में लोग नेशनलिस्ट हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं। हाँ। 1985 चेरनोबिल, मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सामने रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक मौत रेडिएशन से होती है, अब तुम्हारा मास्क गलने लगता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है। रशिया का एक मिनिस्टर कोयले की खदान में जाता है, 250 लोगों से बोलता है वहां पे जो कोयले की खदान है कि तुमको साफ करना है। कोई और होता डर के मारे भागता, उन्होंने बोला हम करेंगे, एक भी बचा नहीं जिंदा, उनको पता था मरेंगे, लेकिन ये देश के लिए करना जरूरी है। रशिया में तो भूल जाओ, वहां पे तो हम्म। नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। हम्म। दूसरा पॉइंट ये कि ग्लोबल वॉर नहीं है। जैसे हिटलर, जब जर्मनी ने जीता, सब कुछ जीता गया वो, तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, लोगों को ये था कि जब भाई हम जीत रहे हैं, जब हमारे पास टेरिटरीज आ रही हैं, सो व्हाई नॉट लो टेरिटरी। तो रशिया अभी फुल ऑन वॉर में नहीं है, याद रखना। रशिया पार्शियली, दोनों ही पार्शियल वॉर में है, वो पूरे, ऐसा नहीं कि वो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो वॉर कर रहे हैं, राइट। हम्म। सो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और तीसरा पॉइंट ये है ना कि यार देखो, लोग बहुत परेशान हैं बट लीडर्स झुकेंगे नहीं, या तो आंदोलन हो जाए भयानक तरीके से, लेकिन यूक्रेन के भी लोगों को पता है कि अगर हम यहां से हटे, जब चंगेज खान आता था, हमला करता था, तो लोग जो है ना सब लड़ते थे कि हम्म। हमको लड़ना, हटना नहीं है पीछे, ये अगर आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जब यहाँ पे आसिफुद्दौला जो अब नवाब थे अवध के, हाँ। जब उनको हटाया गया तो पूरी अवध की, लखनऊ की जनता लड़ी उनकी तरफ से कि ऐसे कैसे ब्रिटिशर हमको हटा सकते हैं, हारे वो लेकिन लड़ी वो।
तो बात इतनी सी है कि वहां के लोगों को पता है कि इसीलिए लोग जो है वो चुप भी हैं कि यार नहीं, हम नहीं कर सकते, हम रशिया को आने नहीं दे सकते। हालांकि देखो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन की, दोनों की गलती, बट यूक्रेन की ज्यादा गलती इस युद्ध को शुरू करने में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें अवॉइड करूंगा कि बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है। हाँ, बेसिकली वो नेटो ज्वाइन करने के पूरा लिए कुछ पूरा इशू हो। हाँ, पूरा रशिया ने यही बोला था, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको दिक्कत क्या है मेरे साथ। लेकिन यूक्रेन अपनी अकड़ में था, नहीं हम करेंगे। तो अमेरिका को तो हर जगह मिलिट्री बेसेस बनाने हैं, वो तो चाहेगा ही। वो यूक्रेन में, सर वो भी एक फंडा है, पता हाँ, नहीं क्या है। यूक्रेन में भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। यूक्रेन एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल, रशिया को यूक्रेन हाल में, जैसे रशिया को अफगानिस्तान चाहिए था एक बफर, उसको यूक्रेन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे यूक्रेन, पहले स्टालिन ने मारा और अब पुतिन जो है वो दिक्कत कर रहा है। लेकिन होपफुली वॉर खत्म होगा, आई स्ट्रांगली बिलीव। नहीं, बिल्कुल वॉर में लोगों की जान तो जाती है, वो सबसे सेंट्रल होता है, तो ख़त्म हो तो बेटर है। बट सर अभी थोड़ा हाँ हाँ, हमारा मतलब लंबा खिंच गया है, अभी कोई हम नहीं, कोई थोड़ा नहीं। सिंपल करते हैं कि सर यूपीएससी में सिंपल तो नहीं बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है। संजीव हाँ, सान्याल हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द पीएम, उनका बहुत क्रिटिक आता है कि यूपीएससी को लेके, कि यूपीएससी जनरली उनका ये स्टैंस है, उनका स्टैंस तो बहुत बड़ा है। सम अप करने के लिए वो ये चाहते हैं कि लोग अपना जो टाइम है जो यूपीएससी को देते हैं जनरली, वो कहीं और फोकस करे, किसी और चीज़, कोई एक्टिविटीज़ ले या फिर कोई और इंटरेस्ट डेवलप करे और उसमें आगे बढ़ें, बजाय कि एक एग्ज़ाम में आप 4-5 साल अपने वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें सर आपका क्या होगा रिस्पॉन्स? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उनसे, एकदम, शत मैं प्रतिशत, हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए पीएचडी वाला आ रहा है, क्या बकवास है यार। 10,000 वारंट्स निकलती हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, 1 करोड़ लोग आ जाते हैं, क्या हो रहा है ये। भयावह सिचुएशन है, दर्दनाक, डराने वाली सिचुएशन है। क्या कर रहे हो, जॉब्स की कमी नहीं है गुरु, स्किल डेवलप करो। बिल्कुल सही कहा है, मैंने लेक्चर भी बनाया था। तो बहुत जरूरी है ये, उन्होंने बहुत सही बोला और ये मैं भी वैलिड मानता हूँ। पॉइंट है। हाँ, हाँ, वैलिड पॉइंट है यार, ये यूपीएससी है। देखो यार, वही चीज है ना कि अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छी किताब, चलो मैं यहीं रखी हुई है ना, ये ईगो इज द एनिमी, ठीक है, रैन हैलिडे की किताब है। इनकी काफी किताबें मैंने पढ़ी है, तो इसमें वही लिखा है कि भाई पहले ये देखो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वही मैं बता रहा हूँ, ऑल एआईआर रैंक 1 ने खुदकुशी कर ली। सो वही मैं बता रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट क्या है। यूपीएससी बस एक वो हो गया फैशन की, बस वो कर रहा है तैयारी, पावर मिलेगी पे। अंदर देखो, जब विराट कोहली अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। वो क्रिकेट बिल्कुल। खेलते हैं, उनका पैशन क्रिकेट, फ्लो स्टेट आ गई। जब आप जो कर रहे हो आपके प्रोफेशन से मिल जाता है तो फ्लो स्टेट आ जाती है। मैं लेक्चर दिन भर कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान देना, नॉलेज बांटना अच्छा लगता है मुझे। मेरी फ्लो स्टेट, अब यही मुझे, मैं, मेरा बहुत जगह सिलेक्शन हुआ बट मैं नहीं, मुझे पता था मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है ना, कि वहां बैठ के मैं डेस्क आप जॉब नहीं कर सकता। आपको बैंक में प्रायोरिटीज सिलेक्शन पता नहीं, मैं, होनी मुझसे चाहिए। नहीं होगा, है ना। तो वही बता रहे ना कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आप का कहाँ है, वो क्या है। इकिगाई बहुत अच्छी किताब तो है ना, हाँ इकिगाई क्या है आपका, ये आपको देखना पड़ेगा। सर, मैंने देखा आपको पहाड़ बहुत पसंद है, तो आप कोई किस्सा सुनाइए अपना पहाड़ों का। यार पहाड़ों का आप मेरा किस्सा पहाड़ नहीं, मुझे पसंद, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मंदिर। अच्छा। पहाड़ और बीच से ज्यादा मुझे मंदिर पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअल प्लेस जाना, मुझे कनेक्ट हो जाता हूँ, है ना। पहाड़ों का यार मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेघालय गया था, ठीक है, अभी हम्म। दिसंबर में। तो वहाँ पे एक डबल डेकर ब्रिज है। यार नो ऑफेंस हाँ मेघालय वाले, अगर कोई देख रहे हैं तो मुझे माफ करना, बट मुझे लगता है कुछ प्लेस ओवररेटेड होती है। मेघालय बहुत सुंदर है। पूरे भारत की, कश्मीर के बाद अगर मुझे कोई सबसे सुंदर जगह लगी है, या कश्मीर के अगर पैरेलल जगह मेघालय है। लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको 3.5 किलोमीटर 10,000 के करीब सीढ़ी नीचे जाना है और ऊपर आना है। मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, राइट। तो बस वही है कि कैसे नीचे गए, कैसे ऊपर आए। और जब हम लोग नीचे गए तो देखा हम लोग किस चीज के लिए ऊपर आए थे, मतलब नीचे गए थे इतना चल के, और दिमाग खराब हो गया। बट नो ऑफेंस, मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ प्लेसेस थोड़ी सी ओवररेटेड है, मुझे ओवर, लेकिन वो बहुत हालत खराब हो गई थी हम लोगों की। तो पहाड़ का एक्सपीरियंस हाँ मेरा एक वो बहुत डेंजरस रहा।
बाकी कश्मीर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी हम लोग ने ट्रैकिंग की थी इनफैक्ट पैदल। तो 4-5 किलोमीटर का ट्रैक था, सब घोड़े खच्चर से जा रहे थे, तो मैं और मेरी वाइफ ने ऊपर तक ट्रैकिंग की थी। तो वहाँ पे जब हम ऊपर पहुंचे, बायसारन की ट्रैक थी पहलगांव से, तो वहाँ पे जितने लोग थे हमको फ्री खाना दे रहे थे। कहते सर आप पहले बताइए आप आ कैसे गए, पैदल कैसे आ, क्योंकि वो वहाँ कोई रूट नहीं है। लेकिन हाँ। हम और मेरी वाइफ ने थोड़ा बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ी हिम्मत बढ़ाई, तो लोग चले गए। और जब वापस आए तो रात हो गई। रात हो गई तो वहां पे कोई कह रहा व्हाइट टाइगर आ जाएगा, कोई कह रहा ये तो बहुत हालत खराब हो गई थी गुरु। बट वो एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी यार बहुत सारे हुए हैं, अब तो ध्यान याद करने पड़ेंगे मुझे। हाँ, तो इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक आशा यू। करते हैं आप अभी ठीक हैं, बाद में भी ठीक रहेंगे और फिर अगली बार आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर।